अगर आप भाभी बन गए तो लोग आपको रोमांटिसाइज नहीं करेंगे। सलमान के दरवाजे पे गए और आपको सचमुच तकलीफ है तो आपको मदद मिलेगी। सुभाष घाई, उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन वो मुझे उस लड़के के कपड़े जिस तरह से उनको चाहिए थे वैसे मुझे नहीं पहनना था। 9 बजे की शिफ्ट है तो 9 बजे आपको प्राण साहब सेट पे दिखाई देंगे विथ मेकअप, और सारा दिन वो ऐसे ही बैठे रहते थे। आजकल के लड़के लड़कियां मैं देख रही हूँ कि वो अपने वैनिटी वैन्स में घुसे रहते हैं। 15-15 लोग आते हैं, हीरो के साथ एक लाइफ कोच होगा, एक डाइटिशियन होगा, एक एक्सरसाइज करने वाला होगा, बाकी लोग भी तो हीरो थे पहले। आपको ये सब करके घूमने की जरूरत क्या है? संजय के साथ मैंने गुमराह की, मैंने थानेदार की। Women used to throw themselves behind the bomb blast जो थे, उनसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा आ रहा था। There are some films जिसमें हीरोइन को जबरदस्ती कास्ट करना पड़ा क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया कि इनको लो, इसको लेना है कि हम इसके दोस्त हैं। शाहरुख खान के, शाहरुख खान गूंगा है, हम इंटरप्रेट करते हैं। हम लोग बड़े खुश हैं, क्या बोले यार, लोग सब हम लोग हर जगह रहेगा, हम भी रहेंगे। ये कहानी हमको राकेश रोशन जी ने सुनाई। तो राकेश जी, आप तो हमको मार डालोगे, आपका हीरो तो बात ही नहीं कर रहा है, इंटरवल तक बात नहीं करेगा तो कौन बैठेगा थिएटर में? उदित नारायण जी ने किस किया वो तो ठीक किया, लेकिन गलत जगह पे दारोमदार डाल दिया कि भाई तुमने क्यों किस किया। अब आपकी थाली में लड्डू सच के आएंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? नहीं, दैट्स नॉट फेयर। जस्ट बिकॉज ही इज उदित नारायण यू आर सेइंग व्हाई डिड यू किस? अरे भाई, शी इज नॉट माय फ्रेंड, शी वाज माय बॉस। प्रियंका चोपड़ा की कंपनी से मैं अलग क्यों हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना है कि इतना यंग कैसे रहा जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ी हूँ और अपने आप को मैंने यंग रखा है। मैम, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। नो नो, ऑफ कोर्स। लिसन, मैं आप लोगों की टांग खींचूंगी, डोंट गेट। अरे बिल्कुल, प्लीज मैम। वैसे भी दो आदमी लड़के लोग मेरे सामने बैठे और मैं टांग ना खींचूं, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे एक नारी, तुम दोनों पे भारी। बिल्कुल। सो मैं कैसे यंग रहती हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मेरे जीन्स में मेरे स्किन वगैरह जो है वो मेरी जीन्स से मुझे मिले हैं, मेरी मम्मी और मम्मी के ख़ानदान से। जैसा कि पता नहीं आप लोगों को पता है कि मम्मी हाफ इंग्लिश और हाफ पंजाबी, और वो तो स्किन का कलर है। तो लोग जो स्किन के बारे में तारीफ़ करते हैं कि आपकी स्किन ऐसी, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैंने ज़िंदगी में कई साल सिर्फ ऑयल वूले लगा के काम चलाया, और अब जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी सब आयुर्वेदिक क्रीम्स है जो आजकल बहुत अच्छे बन गए। अब रहा सवाल दुबले पतले होने का, मैं दुबली पतली तो हूँ नहीं, थोड़ी खासी अच्छी खासी गदराई हुई महिला हूँ। देखा, दोनों बच्चों को समझ आ गया। गदराई हुई। तो बट येस, आई ट्राई टू कीप कंट्रोल ऑन माई फूड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील टू स्टे हेल्दी इज दैट यू हैव टू हैव अ क्लीन हार्ट एंड अ क्लीन स्टमक। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैम, इट्स वेरी इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं जब आपकी जर्नी देखता हूँ, माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट, राइट? एंड उस ज़माने में ना टैबू था बहुत ज़्यादा, बट यू आर अनअपोलोजेटिकली कि है, ऐसा ही है। Yes. मुझे जानना है मैम, उस टाइम पे एक से ज़्यादा शादी को भी बहुत एक नज़रिए से देखा जाता था। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये सब कैसे फेस किया गया आपने? सो मेरी पहली शादी तो 16.5 की उम्र में हुई थी। जी। 17.5 में मैं माँ बन गई थी। शादी 19-20 साल की उम्र तक चली, उसके बाद फिर झगड़े चले कोर्ट में, जो कि सबको पता है अब तो, विथ ऑल द पॉडकास्ट एंड ऑल दैट। सो पहले बच्चे को मैंने खुद नहीं पाला इतना, मेरे पास मतलब वो आया ही नहीं, क्योंकि काफ़ी साल तक हम लोग कोर्ट में ही थे। जब वो बड़ा हो गया 13-14 साल तक, तो उसको फिर उसके लड़ना भी बेकार था, बिकॉज उसकी अच्छी सेटल्ड लाइफ थी। तो वो सिंगल पेरेंटहुड मैंने तो फेस नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ही वाज, द फादर वाज लुकिंग आफ्टर, एंड द फादर सेकंड वाइफ हु इज़ ऑल्सो वेरी लुकिंग आफ्टर माई सन वेरी वेल। बट जब तक उस टाइम की डिवोर्स बड़ा टैबू होता था, तो मुझे बहुत शर्म आती थी बोलने के लिए लोगों की मेरा डिवोर्स हुआ। और ये बात बाद में बहुत देर बाद निकली, जब फिल्म इंडस्ट्री में मैं थोड़ा नाम कमा लिया, तब लोगों ने छानबीन करना शुरू किया इसका बैकग्राउंड क्या है। और फिर मैंने छुपाया नहीं, जब लोगों ने पूछा मैंने कहा, लेकिन जब लोगों ने पूछा नहीं तब मैंने बताया भी नहीं। क्योंकि पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई माँ बाप नहीं था, तो ऐसे आ गए। अब बच्चे वाली मतलब एक बच्चे की माँ है, शादीशुदा है, तो उससे और मुझे तकलीफ़ होती। और लोगों ने मुझे कहा भी कि भाई आप ना ये सब मत बोला करो, जो जो सीनियर डायरेक्टर्स वगैरह थे, प्रोड्यूसर्स थे। उसके बाद 35 की उम्र में मैंने वापस शादी की, और उसके बाद जब मैं सिंगल पेरेंट बनी, तब मुझे सचमुच एहसास हुआ कि सिंगल पेरेंट्स के ऊपर, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, बहुत दे आर वेरी करेजियस पीपल। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज आई नो कि देर हैव बीन टाइम्स व्हेन मैं बिज़ी थी और मेरे बेटे का स्कूल का फंक्शन था और मैं नहीं पहुंच पाई, या उसको उनकी टीचर ने बोला कल आपको ऐसे कृष्ण भगवान बन के आना है,
अब मैं रात को 2 बजे शूटिंग से वापस आई हूँ और मुझे उसने बताया नहीं, बच्चा सो रहा था, मेरी मम्मी भी थी घर पे तो उन्होंने भी नहीं बताया, हो सकता है बच्चे ने भी मम्मी को नहीं बताया हो। और सुबह वो स्कूल पहुँचे और फिर विदिन 10-15 मिनट्स रोते रोते घर वापस आए। मम्मी ने कहा क्या हुआ, और मैंने पूछा तो बोला मुझे स्कूल नहीं, अंदर नहीं घुसते दिया, मैंने कृष्ण भगवान बन के नहीं आया था। सो आई वॉज लाइक कैसे होगा यार, मैं कैसे करूँगी, इस बच्चे को पालूँगी कैसे। एक बार मुझे याद है कि बाबा ब्लैक शीप में वो शीप बने थे तो मुझे 7 बजे शाम को जब मैं वापस आई, मम्मा मुझे शीप बनाऊँ मैं कल, मुझे शीप का कॉस्ट्यूम चाहिए। तो मैं गद्दे वाले के पास गई, शीप का कटआउट बनाया, उसको सिलवाया, उसके ऊपर चिपकाया सब, एंड आई वाज सिटिंग विद द गद्दे वाला फॉर लाइक 10। उसमें मज़ा भी आया लेकिन डर बहुत लगता था मुझे, बहुत डर। और फिर ये डर कि भाई अगर बच्चा बिगड़ गया तो लोग क्या बोलेंगे, देखा बाप के पास रहता तो नहीं बिगड़ता। लॉट ऑफ प्रेशर। सो आई रिस्पेक्ट योर मॉम एंड रिस्पेक्ट ऑल दोज वुमेन। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब श्वेता तिवारी को देख लीजिए, शी इज़ लुकिंग आफ्टर बोथ हर चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ हर मैरिजेस, दैट्स अमेजिंग। मैम लोग उस टाइम पे अपनी शादी को, स्पेसिफिकली फीमेल एक्ट्रेस, बहुत छुपाती थी, इसका रीज़न क्या है मैम? उसका रीज़न ये है कि जब हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये कहते थे पहले कि भाभी जी, अगर आप भाभी बन गए तो लोग आपको रोमांटिसाइज नहीं करेंगे, तो फिर वो हीरोइन फैक्टर, क्योंकि आप हीरोइन या हीरो कैसे बनते हैं, लोग आपके बारे में इमेजिन करते हैं, हाय ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, या ये अरे रणबीर कपूर इतना हैंडसम लग रहा है यार, ये मेरे साथ होता, या सो यू फैंटिसाइज। अगर वो फैंटिसाइज करने का मौका नहीं दिया जाए, और हमारे यहाँ पे भाई की बीवी भाभी जो है, या जो भी दोस्त की बीवी जिसको हम भाभी मानते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, तो वो भाभी बन जाती है। तो इसीलिए शादियों को छुपाते थे। आमिर खान ने भी अपनी शादी कितने साल तक छुपाई थी, जब ही वॉज ऑलरेडी मैरिड व्हेन ही केम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। रीमा जी के साथ शादी हुई थी, एंड जब वो ही वॉज प्लेइंग अ यंग हीरो, ही वॉज यंग एंड ही वॉज प्लेइंग द हीरो, तो बहुत साल तक हम किसी को पता नहीं था कि शादीशुदा है। जब तक वो स्टार नहीं बने तब लोग, जैसे मैंने कहा, छानबीन करने लगते हैं फिर। जी, इवन तो गोविंदा भी उन्होंने हाँ, yes. तो बहुत सारे लोग ऐसे, एंड दिस इज द रीज़न बिकॉज पीपल, अब तो खैर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया, भाभीयों के साथ भी लोग अफेयर करते हैं तो अब शादीशुदा हो या सिंगल हो, इट डजंट मैटर, सुंदर हैं आप या अपीलिंग है या जो भी है, या जो आदमी दूसरे में जो ढूंढता है, अगर आपके पास वो है तो फिर, बट दैट टाइम इट वाज लाइक दैट। बट मैम लगता है आपको नज़रिया चेंज हो जाता अगर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और जब आप ये बताती कि मैं एक शादी से आई हूँ, मेरा एक बच्चा है, तो जिस तरह से आपको अप्रोच मिला था इंडस्ट्री में, जैसा वो रिस्पांस में फ़र्क आ जाता? तो देखिए, मेरे पास जैसे मैंने कहा कोई माँ बाप नहीं था, तो हीरोइन बनने का तो सवाल नहीं था। हीरोइन के लिए यू नीडेड समबडी जो आपके, जिसके छत्र छाया में आप बने। तो मैं वैम्प के रोल मुझे शुरू हुए मतलब मिलना, बिकॉज उस टाइम कहते थे कि हीरोइन की टक्कर में अगर हीरो किसी दूसरी लड़की के पास जाएगा तो वो टक्कर वाली होनी चाहिए, नो, सो दैट इज़ वाई मुझे वैम्प के रोल मिले। तो द थिंग इज़ कि नज़रिया वैम्प के रोल में इतना नहीं फ़र्क पड़ता था, लेकिन मैं नहीं कहती थी, बिकॉज इट वाज मोर टू प्रोटेक्ट, मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मीडिया कैसे होती है, अब तो खैर मीडिया बहुत ही बदतमीज़ हो गई है, आई एम सॉरी टू से दिस। पहले तो फिर भी थोड़ा सा सलीका था लोग फैमिलीज़ के बारे में, अब तो बच्चों की भी तस्वीरें डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं, तो दिस इज़, एंड लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मीडिया भी तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम कर रहा है ना। सो दैट टाइम नज़रिया तो डेफिनेटली बदलता था उस टाइम, लेकिन अब नहीं होता है, मुझे लगता है अब फ़र्क अब तो फ़र्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड में अगर हम अभी देख रहे हैं मैम, तो काफ़ी पेरेंट्स हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बट हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं, तो मीडिया जिस तरह से आपने कहा कि अभी मीडिया उस तरह से रोल कर रहा है, बहुत अंदर तक जाके खबरें दिखाता है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आई डोंट थिंक कि मीडिया दिखा रहा है, लेकिन अब जैसे आप नाम नहीं ले लेंगे, लेकिन मैं लेती हूँ अरबाज खान और उनकी वाइफ, ऋतिक सुजैन। हाँ, ऋतिक सुजैन। आई थिंक द मीडिया इज़ बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल। मुझे तकलीफ़ उस बात से होती है जब समझो वो बच्चे गए डेट पे और आप वो लड़की मुंह छुपा रही है और वो लड़का भी अवॉइड कर रहा है, या वो पहले निकल रहा है, लड़की बाद में आ रही है, ये सब क्यों करना पड़े उनको? छोड़ दो ना, लेट देम लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल इंसान जाता है डेट पे, तो आप थोड़ी उसके पीछे पीछे, व्हाई डू यू नीड टू नो देयर पर्सनल लाइफ व्हेन दे आर नॉट इवन अ सेलिब्रिटी? दे आर सेलिब्रिटीज चिल्ड्रन, उनको लेट देम बी।
व्हेन दे बिकम सेलिब्रिटी तब उन्होंने आपको हक दिया है क्योंकि वो पब्लिक फिगर बन गए, तब आप लिखिए पढ़िए जो भी करिए उनके बारे में, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अगर उनको सेलिब्रिटी बनाया है पब्लिक ने तो उनके प्रति उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन जब वो नहीं, जैसे अब रणबीर और आलिया या अनुष्का और विराट, उनकी बच्ची का आप फोटो डाल रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शुरू में भी जब था ना तो देन दे हैड टू पुट द क्रॉस ऑन इट एंड दैट्स आल्सो व्हाई डू यू डू दैट, डोंट डू दैट, दैट्स व्हाट आई फील। हम आपकी एक आइकॉनिक फिल्म को बहुत याद करते हैं, सूरज बड़जात्या की फिल्म है एक, और वो फिल्म मैम मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरी पहली फिल्म थिएटर में थी वो फिल्म थी हम साथ साथ हैं, द आइकॉनिक फिल्म। मुझे जानना है कि यू आर ऑन द सेट ऑफ इट राइट, और हाउ वाज एक्सपीरियंस इन मेमोरीज, ऐसी कौन सी बात है उस सेट की जो अभी तक आपके साथ है? सूरज जी के साथ काम करके ना इंसान बिगड़ जाता है। क्यों? उस सेट में इतनी शांति, इतनी प्योरिटी होती थी, इतने सारे एक्टर, और आप मानेंगे नहीं, सूरज जी हर एक के कमरे में जाके उनको सीन समझाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सब ने, हिमानी जी और हमने बोला यार ये हर एक हमारे सबके रूम में आ रहे, चलो हीरो हीरोइन के रूम में तो जा रहे, चलो। मैंने कहा हम लोग एक काम करते हैं, हम एक ही रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। हमने फिर ऐसे किया, हमने सूरज जी आप, बिकॉज दैट मैन यूज टू कम सो एंड ही टॉक्स लाइक दिस, तो ऐसा है, फिर ऐसे तो आप ऐसे वेरी सॉफ्टली एंड स्वीटली ही वुड एक्सप्लेन द सीन। मैंने उनको बोला सूरज जी आपके साथ काम करके ना किसी और के साथ काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज सेट वॉज सो नाइस एंड पीसफुल। वहाँ एक गाली नहीं, कोई ज़ोर से आवाज़ नहीं, स्पॉट दादा को भी प्यार से बुलाते थे, किसी ने ऊंची आवाज़ में तो लोग देखते थे कि कौन बोल रहा है and no non-vegetarian, which was not. I think the only person who probably was eating non-vegetarian was Salman Bhai in his. I mean, I don't call him Salman Bhai, Salman, but I'm so used to listening Salman Bhai. I think only he उनके घर से आता था खाना, तो शायद वो अपने रूम में, वो भी मुझे पक्का नहीं है, लेकिन कोई नहीं खाता था। तो it was a beautiful thing। देखिए अब सूरज जी का भी कैसी फिल्में बनाते थे, सब प्यार रिश्ते, आज वो भी वो नहीं बना रहे क्योंकि समाज चेंज हो चुका है। अब लोगों को लगता है क्या ये, तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट स्टिल आई फील देयर हैज़ टू बी अ बिलीफ इन लव। लव इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, ओनली थिंग, नॉट मनी, नॉट ज्वेल्स, नॉट मतलब औदा, कायदा, नथिंग। प्यार इज़ द वन दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। मैम उसी सेट पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ था। मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहूँगा क्योंकि एक तो सब जुडिस है जी, और तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू डू, एंड लोगों ने बहुत सफ़र किया है उसके लिए। मुझे भी जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो मुझे भी बहुत डेथ थ्रेट्स आए थे। सर से बात होती है आपकी, सलमान सर से? अभी नहीं होती अभी कुछ कभी नहीं कि सलमान से मेरी शूटिंग हुई, हम साथ साथ है, उसके मैंने उसके साथ एक और फिल्म की थी प्यार किया तो डरना के, और एक फिल्म की थी चंद्रमुखी, तो 3 फिल्में की मेरी। लेकिन मैं किसी मेरे जो फिल्म के हीरोज़ और हीरोइन से मेरा किसी के साथ वो नहीं है, फ़ोन उठा के बात करना, ऐसा कुछ नहीं। और एक आध बार अक्षय जी ने मुझे फ़ोन किया था, अक्षय ने फ़ोन किया था, एंड दैट वाज बिकॉज माय सन न्यू हिज फैमिली एंड दिस थिंग, एंड सो ही वाज फ्रेंड्स विद देयर चिल्ड्रन, so he called me up one day and so I was very happy to hear his voice, but I don't think, मैं कभी किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करती। मैं सिर्फ उनके लिए विश करती हूँ कि अच्छा करे, और कभी किसी की फिल्म फ्लॉप हो जाए या अच्छा नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक फ़ैन है तो सलमान से मेरी कोई बात नहीं हुई, ना कि जब ये इतना सब हंगामा हो रहा था, लोगों ने प्रेस में उठाया भी कि डेथ थ्रेट्स हुए ना, ही नेवर कॉल्ड मी, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू कॉल मी। मैं उनसे पूछ के थोड़ी डिबेट पे गई थी, मैंने उनसे पूछ के थोड़ी कोई बात की थी, दैट इज़ माई ओपिनियन। मैम एज अ फ़ैन बॉय मैं ये समझना चाहूँगा कि लाइक अब जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तो वो सलमान थे और अभी के जो सलमान है, क्या कुछ चेंजेस है या वो वैसे ही हैं? थोड़ा अगर आप बता पाएँ। He is become I mean like he's a demigod now, and उन्होंने अपने फिल्मों के अलावा उन्होंने अपने करतूतों से भी बहुत ये इज़्ज़त कमाई है। मतलब करतूत इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, उन्होंने अपने कर्मों से बहुत पॉजिटिविटी कमाई है, एंड लोग उनको सचमुच जानते हैं कि अगर आप सलमान के दरवाजे पे गए और आपको सचमुच तकलीफ़ है तो आपको मदद मिलेगी। इतने लोगों की आँखों के ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट, कितना कितना कुछ किया है इन्होंने। बीइंग ह्यूमन। मैम यू स्पीक सो वेल, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, मुझे बस आपको सुनना है
और आपने इतने सारे स्टार के साथ काम किया है ना, ये स्क्रिप्ट सब साइड में रखते हैं, मुझे आपसे किससे जानने हैं उस टाइम के जो भी आपको याद आ रहे हैं, बिकॉज यू वर्कड विद एवरी बिग स्टार इन दिस कंट्री. दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब. यस, इट्स ड्रीम फॉर एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट टू. आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे जैसा करियर रहा है, कितने लोग इसको आज की तारीख में, ऑफकोर्स मेरे जो कंटेम्प्रेरीज थे वो सब तो ऑल ऑफ देम हैव प्रॉब्ली डन मोर वर्क देन मी, लेकिन आज की तारीख में एक एक्टर को इतना बड़ा स्पैन ऑफ एक्टर्स के साथ काम करने का बहुत कम मौका मिला है. एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. और मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, हाँ 2 लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया, 3 एक्चुअली, और उसमें से एक तो गुजर गए हैं, राज कपूर साहब. मेरा बहुत मन था कि उनके साथ मैं काम करूं. दूसरे सुभाष घाई, उन्होंने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की थी, लेकिन वो मुझे उस लड़के के कपड़े जिस तरह से उनको चाहिए थे वैसे मुझे नहीं पहनना था. ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फाइटिंग अ कस्टडी बैटल फॉर माई चाइल्ड. और एक संजय लीला बंसाली. It's my dream to work with him, and it was my dream to work with Raj Saab. I would love to work with Subhash Ghai ji, but he's now not making films. मैंने भट्ट साहब के साथ काम किया, वो भी मेरा ड्रीम था और वो पूरा हुआ. उनके साथ सीरियल किया, फिल्म की. एंड सो इट इज़ कहानियाँ ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जो हमने सीखा. सुनील दर्शन, आई डिड अ फिल्म कॉल एक रिश्ता सॉरी. एंड देखो बुढ़ापे का ये नतीजा है कि इसमें अक्षय वाज देयर, जूही, करिश्मा कपूर, राखी जी, अमिताभ बच्चन. एंड इट वाज सच अ डिलाइट उनके साथ काम करना. वो सेट के माहौल को ऐसा जागृत करके, इतना वाइब्रेंट करके रखते थे और ऐसे मजाक करते थे और टांग खींचते, स्पेशली राखी जी की बहुत टांग खींचते थे. एंड ही वुड टेल, सुन लीजिए, हाँ देखा अब ना, रुको मैं देखना क्या करता हूँ. सो मैंने ना अमित जी से सीखा है कि आप अपने स्टार के स्टारडम से हट के, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं स्टार्स हैं जो मैं कहती हूँ सुबह सुबह स्टार्च पीते हैं, ऐसे अकड़ के रहते हैं. तो वो स्टारडम अमित जी उस सब परे हट के वो सिर्फ एज एक्टर काम करते हैं सेट पे. आज भी आप देखो क्यों जिंदा हैं करोड़पति में या कौन बनेगा करोड़पति में या जो भी, क्यों लोग उनको पीछे. ही इज़ द महानायक. दिलीप साहब थे और अपना अमित जी. शाहरुख खान इज़ डेफिनेटली, बट यू कैन नॉट कंपेयर हिम विद द पोजीशन ऑफ अमित जी. हिज एक्सपीरियंस हो सकता है अमित जी की उम्र तक जब तक पहुँचे तो वो भी ऐसा हो जाए, लेकिन अमित जी यूज्ड टू, वो ये नहीं सोचते कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ. ही वॉज लाइक एनी अदर एक्टर. सर हाँ, उनके सिर्फ एक अलग चीज़ थी, उनके लिए 6 कुर्सियाँ लगती थी. तो टांगे लंबी है उनकी, तो एक कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, तो 6 कुर्सियाँ लगती. तो जहाँ 6 कुर्सियाँ लगी आपको पता है कि अमित जी वहाँ बैठे हैं. अच्छा. बिकॉज टांगे लंबी थी तो देन ही नीडेड टू गेट ऑन हाइट. 6 प्लास्टिक की कुर्सियाँ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके. एंड इट वॉज रियली फन. बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके. और अमित जी के बारे में एक तो मैंने बताया, मजाक, अपना संजय दत्त जी इतना सेट पे मजाक करते थे, मस्ती एकदम. देन अक्षय कुमार, ऑल दिस पीपल, मैंने देखा कि वो अपने आप को लाइट रखने के लिए माहौल को लाइट रखते हैं. आजकल के लड़के लड़कियां मैं देख रही हूँ कि वो अपने वैनिटी वैन्स में घुसे रहते हैं और वो एकदम उसी टाइम निकलेंगे शॉट के लिए. तो मुझे लगता है कि दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे टू मेक अ फिल्म, बट समहाउ दे आर ब्रिंगिंग द केमिस्ट्री आउट. कुछ इट्स कमिंग आउट. लोग देख रहे हैं और लोग कन्विंस हो रहे हैं. बट थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री का मुझे माहौल ऐसा लगता है आज की तारीख में कि जितना अपनापन था, हम जैसे हम शूटिंग कर रहे हैं किसी सेट पे, हमको पता चला हमारे दूसरे डायरेक्टर, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, आज आपके साथ लंच खाएंगे, और ऐसा कोई नहीं. आजकल तो प्लेट गिना जाता है, कितने लोग होंगे भैया, 4 प्लेट मेरे बढ़ गए, कम करो, इट वाज लाइक दैट. जबकि आजकल मनी गेम और बड़ा हो गया है, और ये हमारे में इतना बड़ा मनी गेम होता नहीं था. इन्वेस्टमेंट भी बड़ा हो गया और मतलब जो रेवेन्यू आता है वो भी बड़ा अमाउंट हो गया. आजकल 500 करोड़ से कम कोई बात नहीं करता है, चाहे पिक्चर बनाने के लिए, चाहे पिक्चर के हिट होने के लिए. सो माहौल चेंज हो गया है. बट आई लर्न फ्रॉम पर्सन लाइक प्राण साहब कि भाई सेट पे बैठे रहो, और सेट पे बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. प्राण साहब तो जो क्यूज़ भी देते थे ना, वो खुद देते थे, जिनको जैसे उनका चेहरा नहीं है, उनका शोल्डर भी नहीं है, वो फिर भी क्यूज़ खड़े होकर देते थे. अच्छा, ही वाज दैट मच.
वो हमेशा, आपको पता है प्राण साहब गेटअप करते थे कोई ना कोई फिल्म के लिए, वो बहुत मेहनत करते थे, इस फिल्म के लिए मैं ये लुक दूंगा, और सब अपने खर्चे पे, कभी प्रोड्यूसर को नहीं बोला कि मेरे लिए विग दाढ़ी ये वो सब नहीं, सब अपने खर्चे पे करते थे। तो पूरा गेटअप करके वो जाके सेट पे बैठ जाते हैं। 9 बजे की शिफ्ट है तो 9 बजे आपको प्राण साहब सेट पे दिखाई देंगे विथ मेकअप, और सारा दिन वो ऐसे ही बैठे रहते थे। डायरेक्टर बाद में तो बोलने लगे, सर आप जाके, नहीं मैं ठीक हूँ, यहाँ खुश हूँ, आप अंदर जाके आराम करें, नहीं मैं ठीक हूँ। ही यूज्ड टू से दैट यू लर्न सो मच, एंड आई डिड ऑल्सो ऑब्जर्व। ठीक है, आप बहुत थके हों, या आप आजकल तो 3-3, 4-4 शिफ्ट, हम लोग तो उस टाइम मैं भी 3-3, 4-4 शिफ्ट करती थी। तो बिकॉज एज अ कैरेक्टर एक्टर यू आई कुड साइन मैनी फिल्म्स, यू नो, एज अ हीरो हीरोइन यू कांट, यू हैव टू उसी फिल्म पे आपको फोकस करना है। तो एक शिफ्ट से आए दूसरी शिफ्ट, तो कभी कभी थक जाते हैं, तो ठीक है आप आराम करो, मगर स्टेइंग ऑन द सेट बाकी सारे वाइब्रेशंस जो हैं, स्पॉट बॉय का, लाइटमैन का, कैमरामैन का, आजकल तो ये सब खुद ही बोलते हैं, नहीं आप अंदर जाके बैठिए, दे डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। बट मैम मैं देखता हूँ कि अनुराग कश्यप ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले के जो आर्टिस्ट थे वो आते थे अपने 1 या 2 लोगों के साथ, अब तो 15-15 की टीम आती है। 15-15 लोग आते हैं, मेकअप का इतना खर्चा बढ़ गया है। एक मेकअप आर्टिस्ट जो हीरो का वो लाख रुपए दिन का लेते हैं, मैं तो हैरान हो गई सुन के, लाख रुपए दिन का मेकअप आर्टिस्ट लेता है, हेयर ड्रेसर लाख रुपए लेती है। तो एक तरह से अच्छा है कि भाई चलो आप यू इकोनॉमिकली आप उनको वो कर रहे हैं, मगर उससे पूरा बजट भी बढ़ता है, प्रोड्यूसर फिर बाद में फिल्में ज़्यादा फ्लॉप इसीलिए होती हैं। कॉम्प्रोमाइज स्टोरी पे होता है फिर। और हीरो के साथ एक लाइफ कोच होगा, एक डाइटिशियन होगा, एक एक्सरसाइज करने वाला होगा, बाकी लोग भी तो हीरो थे पहले, आपको ये सब करके घूमने की ज़रूरत क्या है। अब मैं तो बोलती हूँ, मेरा बेटा अभी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग शुरू किया है उसने, और वो एक्टर बनना चाहता है, वो डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, सब क्वालिटीज़ हैं उसमें, और उसने किया भी है, छोटे छोटे एड्स बनाए, ये किया। तो मैं बोलूँगी उसको, भैया तुम सबसे पहले प्रोड्यूसर का जेब देखो कि बॉस ये मैं उनके पैसे लेके क्या ये अच्छी फिल्म बना सकेगा, या मेरे पैसे लेने से इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए बाधा होगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो छप के आएगा ना वो तो फिल्म ही है। बिल्कुल। अगर आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पैसों में, या आपकी जो एक पूरा झुंड आता है आपके साथ, तो आपका वो दिखेगा। और वो आज जैसे आज आप लोग मेरी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, या तो आपको दिखा ना कि काम कैसे हुआ है, कैसे फिल्में आज भी पुरानी फिल्में लोग क्यों पसंद करते हैं, टीवी पे आती है सब लोग देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप एंटोराज लेके करेंगे क्या। आप आधा टाइम तो आप वैन में बैठे रहते हैं, वो बाहर बैठे रहते हैं, आप उनसे बातचीत भी नहीं करते हैं। अब वो डाइटिशियन को क्या, हम हॉस्पिटल में रहते हैं जब, तो डाइटिशियन एक दिन का डाइट दे देता है, उसका आपको फॉलो करो ना डाइट। तो वाई डू नीड, चमचे चपाटे इतने बढ़ गए हैं। आई विल नॉट बी हैप्पी इफ़ माई सन कल को वो हीरो बड़ा एक्टर भी बने, और अगर उसने इस तरह से काम, मतलब मैं बहुत दुखी हो जाऊँगी। एंड इससे कोई आपका एक्टिंग मतलब वो कम नहीं होता है कि भाई अरे मैं स्टार हूँ तो मुझे, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये भी है, मीडिया इज़ देयर, मीडिया भी बहुत बड़ा उसका हाथ है इसमें, कि मीडिया रहेगी तो अगर एक एक्टर ऑटो से उतरेगा, या एक एक्टर एक छोटी सी गाड़ी से उतरेगा, उसको ध्यान नहीं देगा। बड़ी गाड़ी में, स्वैंकी गाड़ी में आएंगे, चाहे भले वो गाड़ी का कितना भी EMI चल रहा हो, कपड़े महंगे पहनेंगे, चाहे बेचारी फैशन मतलब जो स्टाइलिस्ट है उसने कहाँ से सोर्स किया हो, किससे लिया हो, उसको वापस भी देना होगा वो सब नहीं देखेंगे लोग। लेकिन लोग देखेंगे, अरे यार ये, अरे तुम देखो इसके नीचे, इन तह के नीचे क्या है सच्चाई। और हम लोग सपना बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यंग लड़के लड़कियां भी देख रहे हैं, यार मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग इन स्ट्रेस। मैम आपने कुछ समय पहले दत्त साहब का जिक्र किया, आपने दत्त देखी है फिल्म राजकुमार हिरानी जी की? संजू। हाँ, कैसे लगी आपको वो फिल्म? बहुत खूबसूरत और एकदम ट्रू डिपिक्शन है। ट्रू डिपिक्शन है। मैं संजू को तब से जानती हूँ। 350 जो काउंट बताया उन्होंने, वो नहीं मुझे पता और होगा भी यार। मैं जैसे बोलती हूँ ना कि ये हीरोज ना, दे वर लाइक ग्रीक गॉड्स, और लड़कियां उनके ऊपर, मैंने देखा है, संजय के साथ मैंने गुमराह की, मैंने थानेदार की, women used to throw themselves at them, and they would be just not because they want a role and all that in the film, कि भाई स्पर्श हो जाए बस। हाँ, संजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया या मुझे हग कर लिया तो बस उसमें। अच्छा, उस टाइम ना ये सेल्फीज का सवाल नहीं था, अगर वो होता तो पता नहीं कितना हो, तो हो सकता है।
मुझे बॉडी काउंट तो पता नहीं और ना मैं उसमें जाना चाहती हूँ, बट संजू वॉज अ वेरी गुड लुकिंग मैन. आई मीन ही स्टिल इज़ गुड लुकिंग, ही वॉज अ चार्मर, एंड सो इट्स पॉसिबल दैट, बट ऑल्सो उसकी पूरी जर्नी देखिए. आज हम वो देखते हैं उनकी बॉडी काउंट क्या थी, हम ये नहीं देखते कि उनकी जर्नी क्या थी और कहाँ से लेके अब वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई किया, कैसे वो मतलब जी रहे हैं, एक फादर बन गए हैं, एक तो पहले बेटी थी, अभी 2 और बच्चों के बाप बन गए हैं, जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम. आई अंडरस्टैंड मैम, बट एक क्विंट का आर्टिकल था जिसमें दत्त साहब ने एक रियलिटी शो में कहा था कि मुझे कैंसर है और मैं जिम लगा के आया हूँ, उसके बाद जिम वर्कआउट करके गया और ठीक हो गया कैंसर. अब क्या है ना मैम कि एक आम आदमी जो छोटे शहर में है उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. उसने देखा कि मेरे हीरो को कैंसर हुआ, उसने जिम किया, सब ठीक हो गया. पर ये जो टर्म है पॉजिटिविटी, बट टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाँ टॉक्सिक. डू यू फील कि मैम ये कई बार सोसाइटी बहुत ख़राब इंप्रेशन डालता है? ठीक है, मोटिवेट हो अच्छा, रहा हूँ. सोसाइटी को एक बात बताइए, आपके पास इतना सारा यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, ये सब है, तो आपने ये क्यों समझ लिया कि जो उसने बोला उसी को फॉलो करना है? मैम बट आप जैसे आपने कहा कि हम हमारे हीरोज़ को आइडलाइज करते थे, अब सारी इन्फॉर्मेशन तो है, बट मैं उस आप छोटे नहीं शहर आइडलाइज करते हैं. अगर आप आइडलाइज करते तो हर फ्राइडे उसी हीरो का सुपर हिट फिल्म होता. मैम छोटे शहर में आज भी करते हैं. अगर आप करते हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी छोटे शहर के लोगों को या चाहे बड़े शहर के लोगों को, आप देखिए कि उन्होंने बोला कि कैंसर ठीक हो गया, आप उसमें से ये मैसेज लीजिए कि भैया कैंसर ठीक हो सकता है, आप ये मैसेज लीजिए और फिर डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर क्या बोलता है वो करो. और ये मत देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हीरो ने कहा कि मेरा कैंसर ठीक हो गया तो इसमें बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि कैंसर ठीक हो गया, आपको मायूस होके, डिप्रेस होके अपने आप को पंखे से नहीं लटकाना है, आपको कैंसर आपका ठीक हो सकता है. आपको ये एटीट्यूड लेके चलना है कि भाई मेरे हीरो का हुआ है, उसने अगर बोला है तो मेरे पास प्रमाण है कि उसका हो गया है. अब जिम जाके ही हुआ है, जिम इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. जिम में आप जब स्वेट करते हैं, टॉक्सिन निकलते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर कहीं डिप्रेस्ड हो तो एंडोर्फिन से एक पॉजिटिविटी आती है. तो डेफिनेटली जिम विल ऑल्सो वर्क, लेकिन साथ साथ में दवा भी होगी, खाना का भी होगा, परहेज भी होगा. तो वाई डू हैव टू टेक दैट? एंड दिस इज़, मैं ये नहीं मानती कि लोग अरे मेरे हीरो ने ऐसा कहते तो यही होगा. दिस इज़ ऑल स्टुपिडिटी. मैं उसको बेवकूफ़ कहूँगी उस आदमी को. मैम मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि संजय की लड़कियां जो है दीवानी हुआ करती थी, तो एक्ट्रेसेस भी होती थी, वो भी क्रेज़ दिखता था उनकी आंखों में. पता नहीं, शायद मैं भी कभी उनको आइडलाइज कर मतलब ऐसे देखती होंगी, लेकिन ही वॉज मोर लाइक माई बडी, यू नो. एंड मैंने उनके फादर के साथ अपना सोशल वर्क का जर्नी शुरू किया था अबाउट 45 years, 42 years बैक. तो दत्त साहब के साथ मैं एड्स के ऊपर, जब उस टाइम लोगों को एड्स के बारे में नहीं पता था, और हम लोग जाके एक डॉक्टर गिलाडा थे जिनके साथ एक NGO में मैं काम करती थी. दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ माय सोशल वर्क. सो अब तो मैं अलग एजुकेशन वगैरह में काम करती हूँ. दत्त साहब को हम उस तरह से जानते थे और संजू के साथ काम किया था, तो हम लोग का मिलना होता था. कभी कभार हम उनके घर भी गए. प्रिया दत्त को जब पहली बार MP के लिए इलेक्शन लड़ी थी तब भी मैंने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ रैलियों में चली हूँ. तो उस परिवार से मेरा ख़ास लगाव है. एंड आई एम श्योर एक्ट्रेसेस भी पागल होती हैं, कहानियाँ भी तो हैं उसके बारे में. उनकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, जिस तरीके से उन्होंने उस एडिक्शन से फाइट किया. वो रिहैब गए US में कुछ साल, और इतने बड़े एडिक्शन, इतने सारे ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद फाइट बैक करना, इट्स अ वेरी बिग, ये सीखना चाहिए. इट्स इंस्पिरेशन. बट नाउ आई लुक बैक मैम, जब मैं 90s का वो दौर देखता हूँ तो ड्रग कंजप्शन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दिखाया मीडिया ने कि बॉलीवुड इक्वल्स टू ड्रग्स, जबकि इट्स अ मिथ और ट्रू. अभी तो बिल्कुल अलग है. हाँ. अभी हालांकि बीच में कुछ आया था जब करण जौहर जी के पार्टी में कुछ दिखाया था, बट आई एम टेलिंग यू पीपल आर सो कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडी कि व्हाट दे आर पुटिंग इनटू देयर बॉडी, बिकॉज डिमांड हो गया है, चैलेंजिंग हो गया, अपने आप को मेंटेन करो. आज सलमान 58 years के हैं और 59 के हो गए शायद, नहीं इस साल 59 के हो जाएंगे. अक्षय इज़ ऑल्सो 1 year younger than me, but look at them how fit they are. That's the demand. And अक्षय कुमार तो खैर इज ऑन अनदर लेवल. वो तो सोच समझ के जो भी खाते हैं, अपने मुंह में जो भी डालते हैं, पेट में जो भी डालते हैं, वो 10 बार सोचते हैं और 10 बार उसका रिसर्च करके ही इज़ वेरी केयरफुल. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आजकल डिमांड हो गया है, तो अगर आप ड्रग्स में, और कौन लेगा आपको? पहली बात तो ये है कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी फ्राइडे की मूवी सुपर हिट होगी. जिस दिन आप गारंटी देंगे तो आपके सारे टंटे बर्दाश्त किए जाएंगे. हाँ, आपको हम कंफर्ट देंगे. आप जो ये बोल रहे हैं कि मुझे मेकअप मैन, वैनिटी वैन, मुझे जिम चाहिए जहाँ मैं शूटिंग करने जाता हूँ. जिम तो खैर हमारे टाइम पे भी होता था कि भैया कोई हम आउटडोर पे जा रहे हैं तो हीरो के लिए और जो आर्टिस्टों के लिए जिम होना चाहिए था, या फिर एक रूम को जिम बना देते थे.
तो हम आपके सब बाकी टंटे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर वो इंसान ऐसे ऐसे आए सेट पे, आप मुझे बताइए कितने लोगों को देखा आपने जो जानते हैं आपकी वो अल्कोहलिक है या जिनका करियर अभी भी चल रहा है। ये बात तो छोड़ो, जिन प्रोड्यूसर्स ने अपने सेट पे शराब पी 6 बजे के बाद, मैंने बहुत देखा ऐसे, और मैं उनको बोलती थी, वो अपने साइड में टेबल लगा के अपने दोस्तों को बुला के, शूटिंग चल रही है और वो पी रहे हैं, मैं उनको बोलती थी मत करो ऐसा, इससे आपका पतन होगा। आज वो कहीं नहीं है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा कंजप्शन था मैम इस चीज़ का, अल्कोहल सेट पे या ये नो, आई थिंक कंजम्पशन अब ज़्यादा है, और नॉट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आउटसाइड। आजकल विमेन कितना कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल, और सबका ये है कि स्ट्रेस है भैया, स्ट्रेस तो फिर सुबह फिर आएगा, जब उतरेगी तब तो आपको डील करना ही पड़ेगा स्ट्रेस के साथ, तो फिर आप क्यों पी रहे हैं? तो उस स्ट्रेस के साथ डील करो ना पहले। अब आप पिएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, आप अनहेल्दी हो जाएंगे, तो आपको डबल स्ट्रेस हो जाएगा। So this is what I mean. It's not that I don't drink. I drink very rarely now. I used to drink earlier, and not a lot because it never suited my stomach. But once in a while when I drink also, I ask myself, do you really want to have this drink? और 10 बार सोच के, तो कभी कभी मेरे दोस्त लोग भी पार्टीज में जब बोलते हैं यार पी लो यार, एक पी लो, फिर मैं एक को लेके पानी डालती रहती हूँ उसमें। सो बट इट्स नॉट हेल्दी। आई विल नॉट प्रोपोगेट कि भाई अल्कोहल इज़ नॉट हेल्दी। वो जो कहते हैं ना एक ग्लास वाइन हार्ट के लिए हेल्दी है, अब वो पता चल गया वो भी हेल्दी नहीं है। मैम बट 90s में एक बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ था, मुंबई बम ब्लास्ट, और उससे बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हुई थी। आप उस समय बहुत एक्टिव थे इंडस्ट्री में, तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी फिल्म्स बनने में भी, क्योंकि वो ब्लास्ट के बाद प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा पैसे मतलब बैक ऑफ हो गया था, ऐसा कुछ फेज़ आया था उस टाइम पे? आई डोंट नो अगर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद प्रोड्यूसर्स बैक ऑफ हो गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली माहौल देश का ऐसा था। ऑल्सो आई थिंक बहुत सारा पैसा जो वहाँ से आ रहा था, जो बॉम्ब ब्लास्ट के जो लोग बिहाइंड द बॉम्ब ब्लास्ट जो थे, उनसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा आ रहा था। आई थिंक वो भी बंद हो गया शायद उसकी वजह से भी। और कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं था उस टाइम, बैंक्स आपको पैसा नहीं दे रहे थे। आज कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, तो उससे फिल्में भी बड़े बड़े बजट के बनने लग गए। अब उस बड़े बजट में कितना लीकेज होता है, जो लोग उसके बीच बीच में खा लेते हैं वो पता नहीं। बट तो सिंगल प्रोड्यूसर्स जो होते थे ना, जो ऑन देयर ओन जो बनाते थे, वो थोड़े एक तो माहौल देख के कि भैया बॉम्ब ब्लास्ट वाज नॉट अ नाइस थिंग। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट आई थिंक जो देश ने देखा। मुझे याद है कि हम शूट कर रहे थे सी रॉक में, पंकज पराशर की फिल्म थी मेरी बीवी का जवाब नहीं। हम गाना शूट कर रहे थे उस टाइम, इस दौरान ये बॉम्ब ब्लास्ट का सब हुआ था, और रात को सब लोग वहीं होटल में ठहरे थे। मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊंगी, तो आई वेंट होम, एंड मुझे कम से कम 3 पुलिस के चेक पोस्ट ने रोका। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई केम टू शूट, एंड पंकज जी टोल्ड मी दैट व्हाई यू गोइंग बैक एंड फोर्थ, फिर तुम नहीं आ पाओगी तो हमारा गाना रुक जाएगा। सरोज जी वाज डूइंग इट, श्रीदेवी जी वाज दैट सॉन्ग, सो एवरीबडी मूव्ड देयर। देयर वाज डेफिनेटली अ दहशत का माहौल। इट वाज नॉट इट वाज अ वेरी अगली थिंग फॉर एवरी टू सी। बट मैम अंडरवर्ल्ड के पैसे जो थे, जैसे उस समय भी कहा जाता था कि उनके पैसे आते हो, स्पॉन्सर्स होते थे। फिल्म में सिंगल प्रोड्यूसर्स थे, नहीं था, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी फिल्मों में। They used to tell who to cast also. There are some films जिसमें हीरोइन को ज़बरदस्ती कास्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया कि क्योंकि वहाँ से इसको लेना है। और एक अब तो वो गुजर गए मुकेश दुग्गल, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके पास उन्हीं का पैसा था, उन्हीं लोगों ने उसको मारा। तो एक तरह से बहुत अच्छा हुआ कि क्लीन हो गया ये सब। टी सीरीज़ में उनका भी हो गया था, गुलशन कुमार जी का। म्यूज़िक माफिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री का माफिया, किसने किया कौन किया पता नहीं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी, तो ये मैं कह रही हूँ ना कि बुरी संगति का बुरा असर होगा। मैम उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन थी दत्त परिवार में, क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट से संजू सर का नाम वहाँ पे जोड़ा जा रहा था। यू वर क्लोज टू द दत्त फैमिली राइट? तो उस समय पे व्हाट वाज द कंडीशन और क्या हो रहा था वहाँ पे उस समय? See, again, I don't want to talk about this. It is a case matter which has already been tried. He's faced his sentence, everything. But definitely, कोई भी बच्चा किसी भी घर में जिसके साथ ये होगा या इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की आशंका होगी, या लोग उसको डाउट करेंगे या उसके ऊपर लांछन लगाएंगे, तो डेफिनेटली। एंड दत्त साहब एंड नरगिस दत्त जी वो समबडी जिसको जो प्रिंसिपल्स के साथ जिए, मतलब उन्होंने तो उनको, आई एम श्योर दत्त साहब को लगा होगा कि भाई मेरा रेपुटेशन इस तरह हो गया। बट अल्टीमेटली अग्नि परीक्षा किया संजू ने, उसने अपना टर्म भी सर्व किया, उसने अपने आप को सुधारा भी, सब लिखा होता है। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि एक्ट्रेसेस क्यों इन्फ्लुएंस होती थी टुवर्ड्स अंडरवर्ल्ड, टुवर्ड मोनिका बेदिले या फिर दूसरे एक्ट्रेसेस का, इन पे क्या देखते हैं उनके थ्रू क्यों इन्फ्लुएंस हो जाती थी? तो
आई कॉन्ट से एग्जैक्टली वो क्यों इन्फ्लुएंस होती थी, बिकॉज मैं उनके बारे में, उनके लिए आई इट्स नॉट माई जॉब टू स्पीक फॉर देम, बट हो सकता है कि उस टाइम जैसे मैंने कहा आपको एक माई बाप चाहिए होता है, हो सकता है कुछ प्रोड्यूसर्स ने एक्सप्लॉइट किया हो और काम नहीं दिया हो, फिर और ये लोग पैसे डाल रहे थे तो इनको भी तो औरतें मतलब अट्रैक्टिव लगती होंगी, तो उनको लगा होगा कि भाई चाहे आप प्रोड्यूसर की छत्र छाया में हो या डायरेक्टर की छत्र छाया या फिर अंडरवर्ल्ड, इज द सेम थिंग। एंड उस टाइम अंडरवर्ल्ड को लोग, हाँ मतलब पीपल नॉट सो सीरियस अबाउट अंटिल द ब्लास्ट हैपेंड। ओके, there was an underbelly always in the city, और वो हम लोग उसको मतलब वो है, जैसे हम देखते हैं कि हर शहर में बड़े बड़े नालियाँ होती हैं, तो हम उस तरह से देखते हैं कि भैया ठीक है वो है, अब वो पैसे डाल रहे हैं। मुझे तो बाद में पता चला, मैं तो उस टाइम मुझे पहले बात तो हम लोग को पता भी नहीं चलता था, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता होता था, या मे बी हीरो को पता या हीरोइन को पता होता था, बिकॉज शी इज़ कम थ्रू दिस थिंग। और ऐसे सब हीरोइंस का नहीं था, देयर वर 2-3 ऑफ देम। सो हम लोग को ये नहीं पता था पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम अपना काम करते थे, भैया कैरेक्टर एक्टर हैं, सपोर्टिंग कास्ट, काम किया। हम वैसे भी, हमको भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिलता था, और ना हम बहुत ज़्यादा भाव देते थे इन चीज़ों को। और बाद में हमको पता चला कि जब ये सब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, उसके बाद पता चला कि अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन था फिल्म इंडस्ट्री से। एंड आई एम सो ग्लैड कि इट्स इज क्लीनड अप नाउ। राइट, क्योंकि उनको लगा होगा कि उससे पहले तो एक दुबई में मेरा दोस्त है, काम हो रहा है। हाँ हाँ, दुबई की धमकी, अरे जिसका दोस्त नहीं भी था वो उसका भी धमकी दे। दुबई का पता है ना, अरे तुम नहीं जानते उसने, जैसे आज बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, हर एक गुंडा उचक्का लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके बोलता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लॉरेंस को शायद पता भी नहीं होगा उसके बारे में। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, प्यार की बात करते हैं। हमने बहुत नफरत की बात कर ली। सैफ सर के साथ आपने काम किया, हम साथ साथ हैं में, और उसी सेट पे एक अच्छा किस्सा भी हुआ कि सैफ सर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो फर्स्ट टाइम करीना कपूर जी से वहीं मिले थे जब वो बहुत छोटी थी, और वो करिश्मा जी के साथ वहीं आई थी। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। और वो उस टाइम बहुत छोटी थी। दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन सैफ सर एंड करीना मैम। उसके बाद ईयर्स लेटर दे अगेन। हाउ स्वीट। सो देखो, मैंने आपको कहा ना सब लिखा होता है। जी, आपको उस टाइम नहीं पता कि करिश्मा मैम की बहन आ रही हैं? यू हैव नो आइडिया कि नहीं, हो सकता है वो शांति से कहीं बैठी होगी। और इतने सारे एक्टर्स थे भैया, आपस में ही बात करना खत्म नहीं होता था। आई थिंक देयर वाज 40 एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, मेन एक्टर्स को लेके 40 करीब थे उस टाइम। आई डोंट इवन रिमेंबर सीइंग ऑल दिस। और हो सकती है वो 2 चोटियों में आई होगी या छोटे क्या पता है। और कभी बच्चे बैठे होते हैं, आई डोंट नॉट नो। ये मैं आपसे सुन रही तो मुझे पता चल रहा है। दैट इज़, तो देखिए ना, अब उस टाइम वो मिले उनको, उन्होंने उनकी बहन के साथ फिल्म किया, और फिर जाके आगे चल के उनकी, तो मैं आपको बता रही हूँ, आई बिलीव इन पास्ट लाइफ कनेक्शंस। मेरे जितने भी रिश्ते हुए हैं और टूट गए, मुझे किसी के लिए भी हेट नहीं महसूस होता है। मैंने देखा है लड़कियाँ, अरे वो ऐसा है, दे कॉल हिम ही इज़ अ ब्लडी बी, ही इज़ अ दिस। आई नेवर से। आप टच में हो विद योर पार्टनर्स? ऑलवेज, इफ़ दे वांट टू कॉल मी। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो दे हैव मूव्ड ऑन। मैं ये नहीं कि 15 बार फ़ोन करूँगी, नहीं। अगर उनका फ़ोन आए तो मजाल है कि मैं उठाऊँ नहीं और पूछूँ क्या हाल है, या मुझे कभी मिस्ड कॉल आए, ऑल ओके, इतना ही पूछती हूँ। फिर उनको आगे फ़ोन करना हो, बात करना हो, तो ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने हेल्प किया, मीन्स हेल्प इमोशनली। दे माइट हैव बीन गोइंग थ्रू अ बैड रिलेशनशिप आफ्टर माई रिलेशनशिप, कि मुझसे कुछ लोगों ने, एक आदमी मुझसे ये भी पूछा, मुझसे क्या गलती हुई थी बताओ, ये क्यों हो रहा है ऐसा कि मेरे से। तो फिर मैं उनको बताती थी कि भाई सुनने की हिम्मत रखते हो, तो मुझे ये फील होता था। तो अरे यार, मैं तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहा हूँ, तो ऐसे सुधारो। तो यू नो, ऐसे एज अ फ्रेंड, एज अ कॉन्फिडेंट, बिकॉज वॉट यू शेयर विद समबडी ना, आपने अपना वक्त दिया है। आप वक्त देने के बाद, अपना वक्त, अपना मन, अपना तन, अपना दिल, सब कुछ देने के बाद अगर आप उस इंसान को गाली देंगे ना, इसका मतलब आपने अपने वक्त की कदर नहीं की। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? How can you abuse the person you loved or you love? Because I feel that you can never stop loving. मेरे साथ कितना भी बुरा हो, चाहे मैं जो कोर्ट में लड़ी अपने बच्चे के लिए, मुझे दुख बहुत होता था, रोती बहुत थी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये मर जाए साला, या ये ऐसा हो, मैं कभी नहीं। या आई शू थिंक, आई शू टेल गॉड कि इसको प्लीज़ सद्बुद्धि दो, ये अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, या उनके लिए अच्छा नहीं है। या जब रिश्ता टूट जाए, समझो किसी और के साथ उनका अफेयर पकड़ा गया और वो रिश्ता उसकी वजह से टूटा है, तो मैं यही बोलती थी, खुश रखना उसको, खुश रखना। दर्द बहुत होता है, ऐसा नहीं, और उसके लिए बहुत मादा चाहिए, लेकिन नेगेटिव होके आप अपने आप का ज़्यादा नुकसान करेंगे।
मैम बोल्ड, ब्यूटीफुल और विथ ब्रेन, अगर आपके लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो आपने साइड कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया, सपोर्टिंग कर सॉरी हमारे टाइम पे साइड बोलते थे। हाँ supporting सपोर्टिंग है। तो मेन लीड के लिए क्यों आपको चूज़ नहीं किया जाता था, या क्या वजह थी कि उस नज़रिया नहीं था लोगों का, या तो राज कपूर साहब मेरे जो जिससे शादी हुई थी कोठारी साहब, उनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड थे। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई तो सबसे पहले मैं राज साहब के RK स्टूडियोज़ गई थी उनसे मिलने के लिए। होली का दिन था, मुझे याद है, होली का पार्टी था सब, तो उनकी होली बहुत मतलब फेमस होती थी। मैं गई तो राज साहब बैठे थे अंदर एक रूम में सब दोस्तों के साथ, लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, जा रहे थे। तो मैं उनसे मिलने गई, मुझे अंदर लेके गए, बोले तो देखा, अरे कोठारी साहब की बहू तुम आ गई, तुमको आना ही था इधर। सो आई वाज लाइक, देन ही सेड टू मी, ही से देखो, डोंट थिंक अबाउट हीरोइन बनना है, ये करना है, जो काम मिले करो, क्योंकि तुम्हारी किसी के साथ पहचान नहीं है। मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ अभी, सो यू डू वट एवर वर्क यू गेट। अगर हीरोइन बनना लिखा होगा, जैसे मुमताज़ बनी थी, अगर वो लिखा होगा ना तो तुम बन जाओगी। एंड मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे पैसे कमाना है। मैं उसमें केस लड़ रही थी और मुझे ऑनेस्टली कमाना था, क्योंकि मुझे अपने पास अपने बच्चे को लाना था। तो मुझे एक ज़रिया चाहिए था, पैसे कमाऊँ मैं, क्योंकि कल को केस जीत गई तो कोर्ट पूछेगी तुम सपोर्ट कैसे करोगे बच्चे को। और मेरे पास ऐसे लोग थे मेरे साथ जुड़े हुए, जैसे आपने कहा साइको मैग्नेट, मैंने अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट किया है। सलमान खुर्शीद जैसे इतने इंटेलिजेंट लॉयर, और वो मतलब फिर वो एकदम मेरे गार्डियन जैसे हो गए थे। तो ही इज़ टू एडवाइज मी ऑल्सो कि नो यू विल विन, बट द कोर्ट विल टेल यू कि भाई व्हाट, दिल से कि भाई ये तो यहाँ पे एक संपन्न परिवार है, जॉइंट फैमिली है, तुम अकेले बच्चे को कैसे पालोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हुआ सही हुआ, कि वो बच्चा मुझे नहीं मिला, क्योंकि उन दिनों, अब जो बच्चे को मैं अकेले पाल रही हूँ, मैं ऑलरेडी समर्थ हूँ, मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो 40 दिन का बच्चा अगर लेकर आई थी अमेरिका से तो उसको पाला तो क्योंकि मेरे पास था। उस बच्चे के लिए नहीं होता। तो उस बच्चे की तकदीर में देखो क्या लिखा था, एक स्टेबल होम, मे बी विदाउट अ मदर, रियल मदर, बट ही हैड अनदर मदर, एंड सारे वो सुख सुविधाएँ जो थी। सो इट्स ऑल डेस्टिनी, ऑल रिटन। एंड डेफिनेटली अगर हो सकता है मेरे पीछे अगर ये सब नहीं होता तो मैं वेट कर सकती थी कि मैं हीरोइन बनूंगी। हीरोइन के ऑडिशन के लिए आई थी मैं, लेकिन मुझे जिस हीरो के साथ ऑडिशन, उसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया ऑडिशन करने के बाद। बोले नहीं नहीं, मैं दूसरी, हम लोग बड़ी हीरोइन लेंगे, नई लड़की क्यों ले रहे हो। अच्छा, हीरो ही उस टाइम चॉइस उनके पास ही आज भी हीरो ही चॉइस करता है। बट कास्टिंग डायरेक्टर सब तो काफ़ी वो हो गया ना, बट आज भी ये है कि बट आज भी अगर सपोजिंग एक जोड़ी है, तो अगर सपोजिंग आप रणबीर कपूर के साथ फिल्म बना रहे हैं और जैसे उनकी केमिस्ट्री रश्मिका मंदाना के साथ है या दीपिका पादुकोण के साथ है, या तो ही कैन आस्क कि भाई, एंड ही विल से कि इसको ले लो इफ़ शी फिट्स द रोल। आजकल कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है, ये देखो, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से एक तकलीफ और है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जब हम थे ना, तो डायरेक्टर्स के अंदर इमेजिनेशन होता है। आप खड़े हैं सामने तो इमेजिन करते थे, आपको ऐसे कपड़े दूंगा, ऐसे हेयर स्टाइल करवाऊंगा, ऐसे करेंगे। तो अब आप तैयार होके ऑडिशन दीजिए, मैडम फिर ऑडिशन देंगे, फिर उसके बाद आपको दो टेक के बाद हम एक काम करें, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए। अब वो बच्चा जो ऑडिशन ले रहा है वो भी अपना काम कर रहा है बेचारा, वो भी एक्टर बनने आया, लेकिन ये एक तरीका होता है, यू गेट इन योर फुट इन टू द डोर। तो वो बच्चा अपना काम कर रहा है, उसको वेरिएशन देना है। हो सकता है वो सेंसिटिव भी हो, ऐसा नहीं कि ही नोज़ अबाउट एक्टिंग के न्यूएंसेस, मगर अब वो 40 साल पुरानी एक एक्टर को बता रहा है कि ऐसे करो। वो करके दिखाते कई बार, करके दिखाते भी हैं, और मैं कभी कभी उनको कॉपी भी करके कर देती हूँ टेक, क्योंकि अब इतने सारे फिल्म, 125 फिल्म करने के बाद यू कैन इवन कॉपी अ पर्सन। सो आई फील दैट दे प्रेजेंट ओनली व्हाट दे थिंक। तो कास्टिंग डायरेक्टर के पास उतना ही चॉइस होता है। अच्छा, वो कॉल भी करेंगे लोगों को, उसमें से जो हो सकता है, जैसे मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं नहीं कर सकती, और हो सकता है आई वॉज फिटिंग दैट कैरेक्टर, बट कास्ट डायरेक्टर को तो नहीं मिला ना ऑप्शन। सो आई रियली फील दैट दिस कास्टिंग डायरेक्टर शुड बी वर्किंग विद द डायरेक्टर फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग स्टेज। स्क्रिप्ट पे बैठे हैं तो जब कैरेक्टर का स्केच होता है ना, कैसा होगा, कैसी, और वहाँ से दे शुड स्टार्ट। संजय लीला बंसाली साहब क्या करते हैं, 6 महीने पहले से आपका कास्ट फिक्स हो जाता है। यहाँ पे तो भैया नेक्स्ट मंथ शूटिंग है तो आप अभी बुला रहे हैं, उसके बाद आपका फिर प्रोडक्शन मीट होगा, फिर आप डिसाइड करेंगे। फिर तो हमारे फिल्मों में भी ऐसे होता था, शूटिंग सेट पे जा रही तो ऐसा नहीं कि भाई कल जा रही तो, और अगर कभी किसी ने बुलाया आपको कि कल शूट है आप रेडी, तो मैं सबसे पहले पूछती कौन कर रहा था ये रोल, उससे बात कराइए,
कि आपने इसको क्यों निकाला। अच्छा हुआ है ऐसा? हाँ, ऐसे हुआ है। मैंने पूछा है और फिर मैंने कहा आप यू आर श्योर ना, लड़की मतलब आई यू श्योर बेटा बेबी आई कैन डू इट। ही सेड या शी से या आई एम नो, उन्होंने मेरे को पसंद नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है या ऐसा है जो भी है। और शील टेल मी कि मेरे साथ 2 दिन शूट करके पैसे नहीं दिया। तो मैं बोलती हूँ भैया पैसे आप उनको दे दो, मेरे पैसे से काट लो भले, लेकिन उनको दे दो। आज तो रोल खाने की तैयारी चलती है। आज तक मैंने किसी का रोल नहीं खाया, आज तक। पिछले पॉडकास्ट में मैंने ये खिलाड़ी के बारे में कहा था जब मैं गई थी अब्बास मस्तान के पास, कि सोनिका गिल के बारे में सोच रहे थे वो। तो सोनिका गिल को फाइनल नहीं किया था, किसी ने कमेंट में किया कि सोनिका गिल का तो रोल खा गई। अरे रोल उस टाइम फाइनल नहीं था, वो सोनिका गिल के बारे में सोच रहे थे और मैंने उनको अप्रोच किया और उनको लगा कि भाई शी इज़ द फिट कैरेक्टर, तो इसीलिए। और उस टाइम पे भी मैं अपने ड्रेसिंग सेंस में भी आई वॉज मच अहेड ऑफ पीपल। आई मीन उस टाइम मेरे पास आज की तारीख में जो 2000 मतलब $500-600 का जो कोट होता है बर्बरीज का, उस टाइम मेरे पास था। सो और तब सोचिए, तब तो बहुत ही रेयर था। सो आई ड्रेस अप लाइक दैट ऑल्सो एंड आई फिटेड इनटू द कैरेक्टर। दे वांटेड अ मॉडर्न लुकिंग गर्ल। तो मैंने कभी आज तक किसी को मैंने क्लैरिफाई इसलिए किया क्योंकि उसने कमेंट्स में डाला था उस पर, उस पॉडकास्ट में। तो भाई अगर आप सुन रहे हो तो वो फाइनल नहीं हुई थी, ना साइनिंग अमाउंट दिया था, ना उनकी मीटिंग हुई थी, बट उन्होंने हमको बोला था हम सोनिका गिल को इस रोल के लिए लेना चाह रहे थे। मैम आप बंद दरवाजा में थी, रामसे ब्रदर्स, एक्सपीरियंस कैसा होता था हॉरर सेट पे, अगर आप बता पाए तो? फिल्मों का किस तरह से शूट होती थी? फैमिली की तरह, फैमिली की तरह एकदम। दे वर द एल्फ्रेड हिचकॉक्स ऑफ इंडिया, रामसे ब्रदर्स। बहुत ही मज़ा आता था। और वही लोग हैं जो छोटी छोटी फिल्मों में जब मैं जहाँ मुझे हीरोइन मतलब बनने का मौका मिला, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज हॉरर फिल्मों में मुझे ज़्यादातर हीरोइन बनाया। एक फिल्म दिन दहाड़े थी, वो भी फिल्म खैर चली नहीं, उसमें भी मैं हीरोइन थी, वो हॉरर नहीं थी। तो गाना कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, जो जो चीज़ें मुझे दूसरे फिल्मों में नहीं करने को मिलता था उनकी फिल्मों में मिला। और हम लोग एक पिकनिक पे जाते थे, लोनावला चले गए, महाबलेश्वर में शूटिंग हो रही, बंद दरवाज़ा की महाबलेश्वर में शूटिंग, पूरी फैमिली, रामसे ब्रदर्स की भाभी बच्चे सब बैठे रहते थे, शूटिंग हो रही है, हम लोग बैठ के शॉट के बाद उनसे बैठ के बात करते थे। खाना बन रहा है उस तरह का कि भाई सब मज़े, अच्छा आज क्या खाओगे सब बताओ, यू नो लाइक दैट। पूरी यूनिट कनेक्टेड होती थी। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्रेटफुल टू रामसे ब्रदर्स, टू मोहन भाकरी जी। मोहन भाकरी जी की पहली फिल्म मेरी जो रिलीज़ हुई मोहन भाकरी की हुई। मैंने फिल्म साइन की थी पहला निरानी जी की 5 पापी, लेकिन बनते बनते वो 4 साल लग गए और सारे पापियों का डेट मिलना इतना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रिलीज मैंने साइन दूसरी फिल्म थी कब्रिस्तान, तीसरी थी एक आदित्य पंचोली कहाँ इसमें माधुरी ने वो गाना गाया, मंदाकिनी थी नॉट माधुरी, उसमें वो गाना था शायद, हमको आजकल, आई थिंक उसी में था, वो माधुरी जी का गाना था शायद। एंड मंदाकिनी वाज इन द फिल्म, शी वाज द हीरोइन, आदित्य पंचोली हीरो। उसमें कहाँ है कानून, कहाँ है कानून सबसे पहले रिलीज़ हुई कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान की टाइम शूटिंग की तो मोहन भाकरी जी, हम शूटिंग में मेरी सबसे पहले कब्रिस्तान की शुरू हुई थी, जिसमें मैं रज़ा साहब के साथ पहला दिन काम कर रही थी उसमें। सो क्योंकि 5 पापी का सिर्फ मुहूर्त हुआ था और उसमें उस दिन कोई शूटिंग नहीं हुई थी। मुहूर्त तो बहुत बड़े बड़े मुहूर्त होते थे उस टाइम। तो हॉरर फिल्मों में ऐसा होता था कि हम खुद डर जाते थे, मतलब शूटिंग कर रहे हैं और वो आ रहा है वो बंद दरवाजे का जो, मतलब उसको उनको क्या कहते हैं, द वन हु इज़ द वैम्पायर एंड ऑल दैट। एंड जब शूटिंग चली तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम शूटिंग करते वो बड़ा डार्क, खंडर, अंधेरा, ये वो। तो भाई जब गाड़ियाँ वापस जाती तो मेरे हेयर ड्रेसर और मेकअप मैन बोलते थे भैया सबके साथ चलो, हम वेट करेंगे, आप सबका पैकअप होगा तब, यू नो। सो वी टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट। एक बार एक बंद दरवाज़ा में ही था एक सीन शायद, मैं गाड़ी चला रही हूँ पागलों की तरह। अच्छा, मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आता था उस टाइम, और मुझे बोला गया आप बस ये करो, वो करो, ऐसे करो, क्लच दबाओ। फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑन बिहाइंड अ कार एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव एंड आई एम टेलिंग देम मुझे आता नहीं गाड़ी चलाना, बोला डोंट वरी, हम लोग सब रोक लेंगे, पूरा यूनिट रोक लेगा अगर कुछ प्रॉब्लम। और हम कर रहे थे महाबलेश्वर में शूटिंग, और मैं गाड़ी चला के आई एम सपोज टू स्वर्व द कार, यू वोंट बिलीव इट, आई स्वर्व, मैंने स्वर्व किया गाड़ी, मतलब वो सामने से मुझे दिखती है लड़की और जो भूत होती है जो भी, और मैं स्वर्व करती हूँ गाड़ी, और मैं जाके इट्स सपोज टू गो टूवर्ड्स द खाड़ी, मतलब कि भाई स्वर्व किया तो साइड में, मैं एक्चुअली हिल के यहाँ पे पेड़ था, वो पेड़ अगर नहीं होता तो गाड़ी नीचे जाती। तो
एंड व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द कैंटीन निकलो बाहर I was like, कि ठीक है. देन जब बाहर निकली तो देखा एकदम खाई थी नीचे. सो एंड मुझे उस तरह लगा कि दिस इज स्टूपिडिटी. एंड आई थॉट, मैंने इसलिए स्टूपिडिटी सोचा कि भाई यहाँ मैं कुछ अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, कल को कुछ हो गया तो यू नो. तो देन ऑफ कोर्स उसके बाद आई नो अक्षय टू डू हिज ओन स्टंट्स एंड ऑल, बट आई फील स्टंट का काम आपको स्टंट वालों के पास ही छोड़ देना चाहिए. यू शुड नॉट डू योर ओन स्टंट. सबसे पहले तो उनकी रोजी रोटी भी है, दूसरा दे आर ट्रेन फॉर दैट. सो बट सो दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस. देन बाकी तो खूब खाना पीना मज़े करना, मज़ा आता था. और फिर हिल स्टेशन पे आप जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे यू नो समथिंग टू नाइस टू सी, ऐसे तो बहुत मज़ा आया. फिल्म इंडस्ट्री में यू नो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया ना, मैंने पैशन से किया क्योंकि वो मुझे पसंद था. चाहे मेरी वकालत हो, चाहे मेरा समाज सेवा हो, चाहे मेरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें या गाना हो. अब तो खैर गा नहीं सकती, लेकिन एक टाइम पे 3 एल्बम निकाले थे, स्टेज पे गाती थी. सो आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट. ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम में फंसे हुए जो इनको पसंद ही नहीं है और वो कर रहे हैं क्योंकि अपने 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, या उनको जो उनका सपना है वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस सपने में बहुत लागत लगेगी, यू नो. सो आई एम वेरी लकी लाइक दैट. मैम कोयला फिल्म की एक बात करें तो मेरे ख्याल से उस फिल्म, वैसी फिल्म हमें बहुत कम देखने को मिलती है. जिस लेवल पे इंटेंस उसकी कास्टिंग रही है, जिस लेवल पे SRK का पूरा ऑरा वो क्रिएट करता है, उसका एक्सपीरियंस अगर आप बताएं किस तरह आपको रोल मिला और सारी चीज़ें हुई. सबसे अच्छी बात कोयला की क्या थी, उसके डायरेक्टर राकेश रोशन इज़ सच ए जेंटलमैन. शायद ये लोगों को पता होगा, मैंने कहा भी है पहले कि उन्होंने हमको जब स्टोरी सुनाया तो मैं अशोक सराफ जी और आई थिंक लक्ष्मीकांत बेटे या जॉनी लीवर जी थे साथ में. तो हमको ये बताया गया कि हम इसके दोस्त हैं शाहरुख खान गूंगा है और हम इंटरप्रेट करते. तो हम लोग बड़े खुश कि क्या रोल है यार, हम लोग सब हीरो हर जगह रहेगा, हम भी रहेंगे उसमें. तो उन्होंने पहले बनाए कुछ, आधी फिल्म बन गई, शूट किया. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाना, उस टाइम तो रिवाज होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर दिखाओ भाई क्या है, तभी वो पैसे डाल देंगे. डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे आता था ना, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से आता था या फिर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना रहे वो अपने घर गिरवी रखते थे. मतलब अपने सब, राज कपूर जैसे इंसानों ने भी ऐसे किया, यू नो. सो दिखाया तो डिस्ट्रीब्यूटर बाहर निकले बड़े मायूस और उन्होंने कहा कि ये कहानी हमको राकेश रोशन जी ने सुनाया कि वो राकेश जी आप तो हमको मार डालोगे, आपका हीरो तो बात ही नहीं कर रहा है, इंटरवल तक बात नहीं करेगा तो कौन बैठेगा थिएटर में. अब राकेश जी बेचारे, उनकी कहानी ऐसी थी. तो उन्होंने फिर हम सबको बुलाया हेलीपैड पे, फिल्म सिटी के हेलीपैड पे, वहाँ शूटिंग चल रही थी. हम लोग को, मतलब हम एक्टर, बाकी शाहरुख के सब वहाँ थे. और बोला ऐसा है कि आप मुझे बताओ कि क्या करें, बिकॉज हमको फिर दोबारा रीशूट करना पड़ेगा. तो हम लोग ने तो ऐसे, हाँ ठीक है भाई रीशूट करना तो करेंगे. तो he never asked us, do you want extra money? And neither did we say, because उस टाइम का सोच अलग ही था कि भाई फिल्म बननी, हमारी फिल्म बन रही है, ये उसकी फिल्म है, इसका. और उस टाइम ना प्रोड्यूसर्स को बेचारे को इतना फ़ायदा भी नहीं होता था कि आप सोचिए, आज के ज़माने में प्रोड्यूसर की हिट फिल्म होती तो उसको 300-400 करोड़ मिल जाते हैं. लेकिन इसीलिए आजकल हीरोज़ ने भी आजकल एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेट वो ले लेते हैं ना, दे टेक 1 टेरिटरी और समथिंग. तो खैर उस टाइम ऐसा सब नहीं था. तो हमने शूट किया, दोबारा रीशूट किया सीन्स. और ठीक है, जो मुझे प्रॉमिस किया गया था पैसा वो मेरे घर पे, मतलब मुझे मिल गया था. और रिलीज़ के एक दिन पहले फ्रेंटिकली मुझे सर्च करे थे. उस टाइम आई वाज लिविंग विद कुमार सानू जी, एंड फ्रेंटिक सर्च हो रहा था. मेरे घर पे भी फ़ोन आया था, मेरी मम्मी ने कहा राकेश रोशन जी के ऑफिस से आए हैं, कोई आए थे. फिर मैंने कहा उनको यहाँ बुला लो, मैं यहाँ हूँ. 60,000 रुपये लेकर आए थे. मैडम ये आपका बाकी पैसा. मैंने कहा आपने तो दे दिया मुझे. सबसे हाईएस्ट पैसा मुझे राकेश जी ने दिया था, उसके बाद सूरज बरजातिया जी ने दिया था. हाईएस्ट मनी विच आई अर्नड इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड दैट वाज बिकॉज रीशूट किया था उन्होंने, हमको रीशूट के भी पैसे दिए थे. लुक एट द जेंटलमैन. आज की तारीख में आपको प्रोड्यूसर के पीछे भागना पड़ता है, पूरा शूटिंग कर लेते हो फिर भी आपको साइनिंग अमाउंट भी मुश्किल से मिलती है. दैट वाज द काइंड ऑफ मैन ही इज़, दैट इज़ द काइंड ऑफ मैन ही इज़. एंड उनकी दुआ, वो दुआएं जो है ना ऋतिक को मिली हैं, और दुआएं हमेशा दिखेंगी आपको अपने बच्चों में. बद्दुआ भी दिखेगी और दुआ भी दिखेगी.
मैम आप कुछ टाइम के लिए यू वर पार्ट ऑफ प्रियंका चोपड़ा फिल्म्स एज वेल. आई Yes. एम नॉट श्योर यू वर. ओके, यू वर सीईओ ऑफ दैट. I was not CEO, I was the associate producer. Okay. CEO तो ऑफिस में बैठता है, मैं तो सेट पे थी. एंड आई वाज बट आई एंजॉयड इट वेरी मच. एक फिल्म थी जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, वेंटिलेटर. उसमें मैंने एज एसोसिएट प्रोड्यूसर पूरा प्रोडक्शन हैंडल किया. देन देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड सरवन विच वाज अ पंजाबी फिल्म विद अमरिंदर सिंह. अमरिंदर गिल, सॉरी. हाँ, तो ही वॉज द हीरो ऑफ दैट. वो फिल्म मैंने देखा था, मतलब उसका मैंने पोस्ट प्रोडक्शन देखा. और उसके बाद एक मराठी फिल्म थी कायरे रासकला, वो भी प्रोडक्शन फ्रॉम द बिगनिंग स्टेज. सो 3 फिल्में करीब मैंने किए. उसके बाद आई लेफ्ट द कंपनी. तो ये जो बिजनेस पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग है, आप इस तरफ आ गए, अब यू वांट टू बी इन दैट पार्ट. तो वो प्रियंका चोपड़ा फिल्म्स आपने यू पार्टेड वेज, राइट? यस. तो यू वांट टू बी लाइक, वो क्यों हुआ था कि आप अलग क्यों हो गए? और यू वांट टू बी, यू डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ इट, या आपको वहाँ होना ही नहीं है? प्रियंका चोपड़ा की कंपनी से मैं अलग क्यों हुई उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी. नहीं, मुझे उस पर नहीं जानना. मुझे जानना है कि वो बिजनेस पार्ट जो है उसका. हाँ, तो मैंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी, ठीक है. माटी. ओके. तो भोजपुरी फिल्म खुद प्रोड्यूस किया था, लिखा भी मैंने खुद था एक दूसरे राइटर के साथ. और अपना डायरेक्ट सुनील जी ने किया था, सुनील सिन्हा या सुनील सिंह, माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद माय मेमोरी. एंड वी शॉट इन बिहार, इन मुजफ्फर, इन कहाँ है जाके केले बड़े फेमस है, एच से नाम है उसका, बिहार में. तो वहाँ पे हमने शूटिंग की बिहार में. रवि किशन वॉज द हीरो, उसमें 2 हीरोइन थी. और एक गुजरात का बहुत बड़ा सुपरस्टार था हितेन कुमार, ही वॉज द सेकेंड हीरो. मतलब ही हैड अ डबल रोल, फादर एंड सन दोनों का रोल किया था. तो दैट फिल्म वन मेनी अवार्ड्स. और उसमें जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में गंदगी होती है तो वो हमने नहीं डाली थी, और लोग बोलते थे चलेगी नहीं पिक्चर. तो वो फिल्म चली भी, अवार्ड भी मिले, म्यूज़िक बहुत बढ़िया था. और उसमें सानू जी ने भी गाना गाया, उदित नारायण जी ने भी गाया, अलका जी ने भी गाया. सो इट वाज अ वेरी नाइस प्रोडक्शन. एंड देन आई हैड ऑल्सो, इससे पहले मैंने एक नहीं, उसके बाद मैंने वो भी बनाया था, एक टॉक शो, स्ट्राइवर्स एंड अचीवर्स, दीदी के लिए, वो भी बनाया था. तो प्रोडक्शन का ऑलवेज मुझे, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन. एंड तभी तो, और प्रोड्यूसर का दर्द मैं समझती हूँ इसीलिए शायद. सो आई वुड लव टू डू प्रोडक्शन. बट अब पैसों का खेल कुछ बड़ा हो गया. हाँ, सब्जेक्ट्स कभी कभी मेरे पास अच्छे आते हैं, और 2-4 लोग मुझे ऐसे मिले भी हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई आप प्रोडक्शन करो, हम इन्वेस्ट करेंगे. थोड़ा सा गेम डाइसी हो गया, तो थोड़ा संभल के. अब किसी और के पैसे के साथ आप, अब वो तो मेरा पैसा था और डूबा, या मतलब पैसे मैंने नहीं बनाए किसी में भी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बनाए पैसे, या डीडी के ऊपर चला तो लोगों ने देखा, उसका अच्छा हुआ. म्यूजिक एल्बम प्रॉफिट नहीं कमाया किसी भी आपके प्रोजेक्ट? नो. व्हाई सो? सी आई टेल यू, उस टाइम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक अलग सिस्टम से काम करती थी. आप फिल्म बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर्स भले पैसे कमाते थे, लेकिन वो पास डाउन नहीं करते थे. उस टाइम प्रोड्यूसर्स, जो भोजपुरी की प्रोड्यूसर, दे वर नॉट दैट यू नो, बड़े बड़े. उसमें एक अभय सिन्हा जी थे जो खुद प्रोड्यूस करते, खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे. लेकिन जो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, वो हमेशा वो नुकसान में रहते थे. अब वो चलन चेंज हो गया. अब निरहुआ जी जैसे लोग हैं, आप अगर मनोज तिवारी से पूछेंगे तो उनको कभी पैसे, अपने लागत, मतलब उनको कभी ऐसे प्रॉफिट वगैरह नहीं दिखने को मिला, क्योंकि खुद उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया. अगर खुद प्रोड्यूस किया होगा और डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो उनको मिलेगा प्रॉफिट. तो वो सिस्टम था. और ऐसा मैं आपको कहानी बताती हूँ. तो कभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये फिल्म आप, वो गांव में लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगी है, आप ज़रा उधर थिएटर में लगा दो. या मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया और कहा कि मुझे एक शो, एक स्पेशल शो कराना है, मुझे एक प्रिंट भिजवा दीजिए, सो एंड सो थिएटर में मेरे को कराना है. तो अगर मैं उनको फ़ोन करती थी ये पूछने के कैसे चल रहा है, अरे कुछ भी नहीं, खाली जा रहा है हॉल ना. अगर मैं प्रिंट के लिए फ़ोन कर, कहाँ प्रिंट, एक प्रिंट खाली नहीं. अरे आप तो बोलते कि खाली है, प्रिंट किसी में भी नहीं लगा है, तो फिर प्रिंट कहाँ है. और फिर वो लोग प्रिंट भी इतना मांगते थे दैट आपकी सारे पैसे प्रिंट में, प्रोडक्शन में ख़त्म हो जाते थे. तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम. अब वो चेंज हो गया, लेकिन अभी भी अब मार्केट ही चेंज हो गया. अब हिंदी फिल्मों में भोजपुरी की भाषा आ गई तो लोग भोजपुरी फिल्में भी कम देख रहे हैं. और जो बड़े बड़े स्टार्स थे MP बन गए हैं सब. तो सो इट्स लाइक, सो आई नेवर मेड एनी मनी. आपने जैसे बात किया था प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन में थे, तो मैं जानना चाहता हूँ एसोसिएशन आपका उनके साथ नहीं रहा, तो रिलेशन वाइज आप लोग का कैसा बॉन्ड है? जैसे मैंने आपको कहा कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, चाहे प्रियंका हो, चाहे अक्षय हो, सलमान हो,
आई एम नॉट इन टच विद देम ऑन रेगुलर बेसिस. मैं उनकी मम्मी के साथ टच में थी अभी भी रिसेंटली तक. बट इट्स सिंपल. आई मीन लाइक शी इज़ नॉट माई फ्रेंड. शी वॉज माई बॉस. एंड आई डिड अ फिल्म व्हेन शी, जब उनकी बिगनिंग की फिल्म मैं उसमें थी, अंदाज में, जो फर्स्ट फिल्म उनकी थी. और हैट्स ऑफ टू हर कि वो जहाँ तक पहुँची है. एंड her mother is very nice, and they are very good. मतलब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह चलाया है. तो दे नो कि कैसे करना है. दे आर नॉट स्टूपिड पीपल. दे आर एस्ट्यूट. उनको पता है कि कौन क्या चीज़ से उनके करियर को फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा. उसमें कोई बुराई नहीं है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. अब ज़िंदगी में बेवकूफ़ों की हम तारीफ़ करें, अरे यार तो बहुत सिंपल आदमी है, दैट्स नॉट तारीफ़, दैट इज़ स्टुपिडिटी. सो आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट. आई रिस्पेक्ट, उनकी मम्मी को रिस्पेक्ट करती हूँ. उनके फादर के साथ भी मेरा अच्छे ताल्लुकात थे. उनकी क्लिनिक थी और बीएमसी वाले उनको तंग कर रहे थे. वहाँ से मुलाकात हुई एक्चुअली. बीएमसी वाले तंग कर रहे थे. उस टाइम मैं बहुत सोशली एक्टिव थी. और तो हमने बीएमसी से बात की कि भाई क्यों तंग कर रहे हो. उन्होंने उनको लगा कि हाँ ये मेरे से गलत हुआ है, तो उसको करेक्टिफाई किया. पहले तो एक्सटॉर्शन भी था ना, ऐसे कि भाई बीएमसी ने आपको नोटिस दिया था, आप पैसे खिलाओ. और वो उसके फादर, प्रियंका के फादर एक्टर की फादर थे, तो डेफिनेटली वो देख रहे हैं ये तो चढ़ता सूरज है, इनसे पैसे कमाओ. तो ऐसी चीज़ों में मैंने एक आध बार उनको हेल्प किया था. बट अदरवाइज ही वॉज ऑल्सो अ वेरी नाइस मैन, वेरी जोवियल. गाने का बहुत शौक था उनको. एंड इट्स सैड दैट ही डाइड विथ कैंसर. बट इट वाज मैंने आपको जैसे कहा ना, चाहे मेरे रिश्ते हो, चाहे मेरे काम का माहौल हो, चाहे कोई भी संपर्क हो, सब मुझे कुछ सिखा के गया है. तो मैं सबके आभारी हूँ. हम कोयला फिल्म की बात कर रहे थे, शाहरुख खान की. उन्हें बॉलीवुड का सबसे मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर कहा जाता है कि वो अपने लुक नहीं, अपने हार्ड वर्क से उन्होंने नाम कमाया. आपको ऐसा एहसास हुआ टुवर्ड? मुझे बताइए कि कौन सा एक्टर है जो हार्ड वर्किंग. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. Yeah, एंड definitely. ही इज़, मेरे तो वो मतलब मेरा रोमांटिक जो प्रतिबिंब है, या जो मतलब मेरे लिए वो है. फॉर मी रोमांस पर्सोनिफाइज शाहरुख खान, और शाहरुख खान पर्सोनिफाइज रोमांस. आई लव हिम. एंड मैं तो एक बार बोला भी था उनको, तो आपको मुझे किडनैप करना. तो बोले कब करोगी, करो. ऐसे क्या बोला था? मुझे आपको एक दिन किडनैप करना है. अच्छा. कर लो ना, कब करोगी. कोयला के लास्ट डे पे मैंने उनको बोला था. हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ हार्ड वर्किंग चलेंगे, हार्डली वर्किंग नहीं चलेंगे. जो हार्डली वर्किंग होंगे वो नहीं चलेंगे भैया. आप एक फिल्म, दो फिल्म. नाइसली कोटेड मैम. बट वाई ही इज़ लास्ट ऑफ द स्टार्स? लोग कहते हैं कि इनके बाद कोई और स्टार नहीं, शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स. वाई डू यू फील दैट? बिकॉज इवन सलमान, शाहरुख, अक्षय, बिकॉज अब इतना चॉइस आ गया है. और आप अगर आप देखें, जैसे मैंने वो लुक अप टू गॉड वाला कहा था ना आपको, अब हमारे टाइम पे जब ये एक्टर्स आए थे ना, तो एक मिस्ट्री, दिलीप साहब की मिस्ट्री, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन है, नहीं, सब नहीं पता होता. अब तो आप छींक भी देते हैं, छींकने के लिए वो और भी कुछ कर देते हैं तो भी लोग रिपोर्ट करते हैं. तो वो मिस्ट्री ख़त्म हो गया. वो गॉड नहीं रहा आपके लिए, वो गॉड नहीं रहा. तो इस फ्राइडे आपको उसकी पिक्चर पसंद नहीं आए तो आपने डाल दिया सोशल मीडिया, बकवास पिक्चर है ये. पहले तो बकवास किसी हीरो को बोलने के लिए डर लगता था. बिकॉज लोग बोलते थे नहीं यार, ये तो उसने ये पिक्चर पहले की इतनी, ये चलो ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी हम सपोर्ट करेंगे. आपको याद है माय नेम इज़ खान के टाइम पे जो हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी. तो उस टाइम हमारी, मतलब आई वॉज इन कांग्रेस एट दैट टाइम, हमारी सरकार थी और ये सब लफड़ा हुआ था सब. तो मैं खुद थिएटर में गई, मैं पहले शो के में गई, मैंने देखते हैं कौन क्या करता है बाय नेम, एंड सी द ऑडियंस क्या आए थे भर भर की. तो दैट इज़ द लव. अमिताभ बच्चन जी के साथ आप वो देखते हैं. आज के हीरोज़ जो हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग. दे आर नॉट हार्डली वर्किंग, नहीं तो वो यहाँ नहीं होते. उनके लाइफ की मिस्ट्री ख़त्म हो गई है. आज उसने 50,000 का जैकेट पहना है, आज वो यहाँ एयरपोर्ट पे मिले, आज एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे ये कर दिया सब. तो लोगों को लगता है रोज़ तो देखते हैं इनको. सो दैट इज़ फिनिश्ड. सो the last of these the Mohicans, as they say in English, or the last of the icons. Because अब देखिए, आप शाहरुख खान की फिल्म आज भी हिट होती है, सलमान खान की फिल्म एक आध हो सकती है फ्लॉप हो, लेकिन चलती है. मतलब प्रोड्यूसर पैसा बनाता है, दे आर सेफ बेट्स. ओके. कार्तिक आर्यन या जो भी है, जो बाकी जब मतलब कार्तिक का नाम ले रही हूँ, बेचारा बुरा मान जाएगा. आई एम जस्ट सेइंग हिज नेम बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टॉप एक्टर्स टुडे.
इनकी फिल्मों का नॉट नेसेसरी कि वो हिट हो, फिल्म हिट भी होता है। कार्तिक की तो अच्छी गुड्डी चढ़ी हुई है अभी, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, एवरी फिल्म उसको ही इज़ बीइंग लकी, एंड ऑल्सो हिज वर्क इज़, आई मीन आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन ऑल द फिल्म्स। बट देर आर एक्टर्स हु आर दे कम फॉर वन फिल्म, फिर 3 साल कुछ नहीं, फिर उसकी क्योंकि अगर फिल्म चली नहीं तो फिर तो आप बैठ जाओ घर पे। हर फ्राइडे आपकी किस्मत डिसाइड होती है। पहले एक औरा था। मैम जब स्टार की बात कर रहे हैं, मैं अपने फेवरेट स्टार की बात करूँगा, इरफान। आपने काम किया उनके साथ, और स्पर्श में मुझे वो याद है कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, वो हमारे साथ नहीं है, बट अभी भी मैं जब उनका नाम लेता हूँ आई फील दैट एनर्जी, बिकॉज जिस इनोसेंस से या जिस तरीके से उनकी एक्टिंग आती थी, उनकी आंखें बोलती थी। यू वर्कड विथ हिम राइट? आई हैव वर्कड विथ हिम। क्या मैं सीख सकता हूँ आपके थ्रू, क्या सीखा आपने उन्हें? तो जैसे हम बात कर रहे हैं जी। वैसे वो डायलॉग बोलते थे, सटल। एकदम जैसे बात, नो अपने बुआएं चढ़ा के ये वो नहीं, ऐसी जैसे अभी जैसे डायरेक्टर ने हमको ये डायलॉग दिया, हम डायलॉग पढ़े, मैं पेपर रख दिया और शॉट के लिए रेडी है, तो वो लाइन दोहरा रहे हैं, तो हाँ अच्छा ठीक है, देन आई एम गिविंग माइक, चलो टेक करें, मैं तो टेक कर लिया। इट वॉज लाइक दैट। देन आई वुड से अरे यार प्लीज रवि जी दोबारा, आई वॉज नॉट अवेयर, you would not feel, अच्छा sometimes he would say something and you're just जैसे कि उन्होंने कुछ बोला तो आपको लग रहा है कि वो कैजुअली आपको अपना डायलॉग बोल रहे हैं या याद कर रहे हैं। he used to talk and say his dialogue the same way, there was no acting, तो मतलब अपने अंदर वो बसा लेते थे उस कैरेक्टर को, तो you would feel that इरफान is that character, चाहे वो पीकू वाला जो इरफान था, चाहे वो मतलब कोई भी फिल्म वो करे, कोई भी सीरियल करे, इट वाज अच्छा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी इतना बड़ा स्टार बनेगा, वो भी इंटरनेशनल, बिकॉज वो सेट पे ऐसी ज़मीन पे बैठ जाते थे चाय पीने के लिए, और स्पॉट बॉय के पास गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अदरक कम डाल देंगे, ऐसा मत कर, वो कर, स्पॉट बॉय के जहाँ चाय बनाने वाला उसे पास जाके बोल रहे हैं कैसे चाय बनाना है, ऑर्डर कभी नहीं करते थे, ये करके ला, वो करके ला। सुन इधर एक बात कर, एक काम कर, मेरा ना लंच देख ले, अगर आ गया तो लंच दे दे, भूख लगी, लाइक दैट ही वुड टॉक। सो ही वाज दैट काइंड ऑफ, यू फील ना समबडी जिसके अंदर, हम लोगों को क्या आदत है कि जो शोशाबाजी करे वो बहुत, ही हैड नो शोशाबाजी एट ऑल, एंड ही वाज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज वर्क। अच्छा लाइन भी ऐसा नहीं कि बैठ के रटते रहेंगे, पढ़ लेते थे, उसके बाद रख दिया, उसके बाद मजा ले कि वापस लाइन्स को उठा के देखते थे वो। ही वुड जस्ट, हाँ अकेले ही वुड वर्क ऑन द थिंग। जैसे सेट पे आए, पहले आधा घंटा जो भी है वो अपने पूरे सीन्स पढ़ते थे, और फिर डायरेक्टर से कुछ डिस्कस करना, उसके बाद बट ही वुड बी क्वाइट। अच्छा नॉट दैट काइंड ऑफ क्वाइट कि मैं कैरेक्टर में हूँ, नॉट लाइक दैट, नॉट दैट क्वाइट, देख रहे हैं सेट पे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉचिंग पीपल, एंड दैट इज वेरी टू आई थिंक गेट हिज न्यूएंसेस फ्रॉम। He was very good, and इंटेंसिटी इतनी थी ना, हमने कुछ सीन्स किए थे जिसमें उनको मतलब एक्टिंग करना है मारने का, वो सच में मारे, उनका यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, मतलब हमारा सीन था जिसमें हिटिंग द वॉल, तुम बताओ शहजादी, तुम बताओ, एंड द सीन वाज सो इंटेंस, लाइक I also took taken aback, because obviously I'm not such a good actor as him, so I was acting, but when I'm saying, and I was like, I got scared, and I was supposed to be scared in that scene. And then आदमी he did that, कट हुआ, तो चोट लगने के बाद, दर्द होने के बाद भी उसने नहीं दिखाया अपने फेस पे। क्या मादा होता है ऐसे इंसानों का, क्या टैलेंट होता है। ये सेम बात नील नितिन मुकेश ने की थी, मैंने 2 दिन पहले उनके साथ पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने कहा इरफान अपना सीन तो बेहतर करते थे, बट दूसरों का भी, एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन राइट, तो वो जानबूझ के इतना अच्छा करते थे कि सामने वाला एक्टर को खेल, कभी इंटरफेयर नहीं करते, तुम ऐसा करो नहीं, कभी Exactly. नहीं, कभी नहीं, वो आपको दे देते, आपके खुद से आपके अंदर से निकलता जी था। सेम चीज़ उन्होंने कही नील सर ने, कि कभी भी वो इंटरफेयर नहीं करते, बोलते नहीं, एक्शन से सिखाया जाते वो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इरफान, एंड दैट्स व्हाई वी रिमेंबर हिम। Yes, what a great actor, went too soon, और अचानक मतलब जस्ट सडनली पता चला 2 महीने के अंदर। वो पीरियड ही मैम काफ़ी था, शॉकिंग था, ऋषि कपूर, इरफान सर, सुशांत, कोविड एंड ऑल, वेरी बैड टाइम वो। हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर और ऐसा बुरा टाइम आएगा फिर से 3-4 साल बाद, या 3-4 साल के अंदर,
है एक प्लानिटरी पोजीशंस हैं। जब कहते हैं ना, जब बहुत पाप बढ़ जाता है, लोगों का शोषण होता है या लोग तकलीफ़ में होते हैं, जब लोग के अंदर से हाय निकलती है, आह निकलती है, उसका असर ब्रह्मांड पे भी पड़ता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, मतलब जो बुरे कर रहे हैं उनको हटाने के लिए, या जो बुराइयां हो रही हैं उनको हटाने के लिए, तो आएगा ऐसा एक और दौर आएगा। एक्चुअली मैम मैं समझना चाह रहा था, आप इस टॉपिक पे पहले भी बोल चुकी है, कुमार सानू जी का आपने बताया भी है रिलेशन एंड ऑल पे। मैं ये समझना चाहता हूँ ये बात कि जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तो आपके माइंड में ये था कि मुझे इनके साथ शादी पे, आपने ये थॉट्स थे आपके माइंड में कि इस रिलेशन को मैं टूवर्ड्स शादी तक देखती हूँ? मैंने कभी कोई रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड या फ्लिंग की तरह से नहीं देखा है। मैंने जितने भी मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप हुए हैं, मैं उसका हमेशा फ्यूचर देखती हूँ और मैं ड्रीम करती हूँ। मुझे ये वन नाइट स्टैंड्स, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सिचुएशनशिप, वो सब मुझे नहीं समझ आता है। बिकॉज़ भैया आप अपने आप को झोंक रहे हैं उसमें। मैं अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने दिल को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं उसका इस तरह से मिसयूज़ नहीं कर सकती। और अगर आई एम इन इट, देन इट हैज़ टू बी फॉर अ फ्यूचर। और ये सैड चीज़ है कि नहीं हो पाया। और जितना भी रिश्ता, जितने भी दिन चला, सब बहुत अच्छी अच्छी यादें देकर गए। मैं उन यादों के सहारे भी जी सकती हूँ। एक अच्छी मेमोरीज रही है आपकी? अच्छी बुरी दोनों जो है मेमोरीज़ हैं। मेमोरीज़ आपको सिखा के जाती हैं या आपको ज़िंदगी भर के लिए एक खूबसूरत माहौल दे के जाती हैं। बट मैम जैसे कि काफ़ी बातें होती हैं उनके साथ, आपने बताया तो लोगों के लिए भी शॉकिंग रहा कि मतलब कि ये पीरियड लोग नहीं जानते थे कि ये साइड ऑफ पीरियड सिंगर्स के कि कुमार सानू जी को के लिए इतना ज़्यादा हम वो करते हैं। तो ये चीज़ें जानना, फिर उनकी वाइफ का जिस तरह से आप पर वो हुआ था, वो सारी चीज़ें आई सामने, तो काफ़ी शॉकिंग रहा कि उस पीरियड में किस तरह से उन्होंने फैमिली में, तो आपको नहीं लगा कि एक पार्ट वो भी झेल रहे थे और एक पार्ट ये थे अंदर से? He definitely suffered a lot because of his marriage breakup. I think एक इंसान जब स्ट्रगल करके किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बनाता है और सक्सेस पाता है, तो वो बहुत ही बुरा इंसान होगा अगर वो चाहेगा कि मैं उसको छोड़ दूँ। तो क्योंकि उनके साथ इतनी स्ट्रगल की मेमोरीज़ होती है, तो उस रिश्ते को तोड़ने में ज़रूर उनको तकलीफ़ हुई होगी 100%। एंड हुई थी, मतलब मैंने देखा है। अब आप बोल रहे शॉकिंग चीज़ें हैं कि भाई ये बातें सामने आई, तो इंडस्ट्री के अलावा जो बाहर की बातें अगर आप सुनेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो आपको और भी शॉकिंग लगेगी। वो तो हम लाइमलाइट पे होते हैं और लोग हमारे में इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए तो शॉकिंग तो खैर कोई भी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव। अच्छा, अब आप शॉकिंग उस तरह से कहेंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा था, आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर। बिकॉज़ हर सिचुएशन में हर एक इंसान कैसे बिहेव करता है, उसके लिए हम लोग जज नहीं कर सकते। एंड मुझे नहीं लगता है कि उनके कैरेक्टर पे कोई लांछन लगाना चाहिए। वो भी उनका लिखा हुआ था, जो जो ज़िंदगी से गुजरे हैं वो, और जो जो रिश्तों से या जो सब लिखा रहता है। हाँ, अब आगे चल के देखिए ना, कितने स्टेबल शादी है उनकी। उन्होंने सीखा, उन्होंने शायद अपनी गलतियाँ देखी होंगी। उन्होंने अब जो शादी उनकी है, 2 बेटियाँ हैं उनकी, 3 बेटों के अलावा जो पहली शादी से है, तो बहुत खुश है वो। सो यू लर्न, एंड एज आई सेड, एवरी सोल हैज़ कम फॉर अ जर्नी। ये उनका जर्नी था। उनको ये उस जर्नी में मुझे आना था, मेरा कुछ पिछले जन्म का था, और हम दोनों को उससे गुजरना था। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। बट मैम जैसे कि आपने बताया था कि लाइक ये उनकी सेकंड मैरिज के बाद भी उन्होंने आपने कॉल किया था और आपको वापस आने के लिए कह रहे थे, तो उस नेचर में अगर जाएं तो उस पर मतलब वो इंसान का फितरत होता है, वो तरीका होता है, या वो भुला नहीं पा रहे थे? नहीं, ये भी हो सकता है कि उनको लगा होगा जब मैं चली गई थी कि भाई दिस गर्ल वाज, मतलब आई वांट टू गेट बैक टू हर, ऐसा भी हो सकता है। और उन्होंने हो सकता है एक लास्ट चांस दिया होगा कि भाई आप अगर, मतलब मेरा ये प्रस्ताव है, आप मानेंगी तो उसके 1 साल बाद तो ही गॉट मैरिड। मेरे पॉडकास्ट के बाद बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि भाई उन्होंने उनकी जर्नी को, कुछ लोगों ने ये भी किया कि इतना ऐसा था, हमको पता नहीं था। अरे यार, तो खुद के अंदर झांको, दूसरा आदमी कितना कमीना था, क्या था, हुआ यू टू से, आप उसकी सिचुएशन में नहीं हो। आपको क्या पता कि आपको कितना झेल रहा था, झेल पा रहा था कि नहीं, कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी झेलने के लिए। हर एक इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करता है। टूवर्ड्स मैम, आप, मुझे लगता है कि आपने बताया था कि आप उनके सिंगिंग स्टाइल को लेकर आप उनके फ़ैन हुए थे, वो आपको मैं आज भी फ़ैन हूँ उनकी यस म्यूज़िक यस की। उनके बीच में जब वो गायब हो गए थे, कोई गाना नहीं आता, मुझे बहुत दुख होता था, बिकॉज ही इज़ गॉट अ लवली वॉइस एंड
आई एम ग्लैड दैट अभी वापस कम से कम रियलिटी शो में वगैरह सब दिख रहे हैं. एंड बहुत बढ़िया मुझे लगता है उनके दीवाने तो करोड़ों लोग थे. मतलब मैंने एक पूरे देश को, हम लोग मॉरिशस गए थे, हम लोग ट्रिनिडैड गए थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को आके हमारा शो देखते हुए बरसात में, मतलब ऐसे उनको प्लेन से रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट आते थे. इतने बड़े ऑफ ट्रिनिडैड came to the tarmac to receive him. So he was that kind of a star, and people used to, उनका पहला सुर निकलता था हमारे और मैं शो में कंपेयर करती थी, परफॉर्म भी करती थी. पहले आवाज़ निकलती थी ना तो लोगों के आंखों से आंसू गिरते थे. हमने एक शो किया एक फुटबॉल स्टेडियम में इन ट्रिनिडैड, जहाँ पे बरसात शुरू हो गई. उन्होंने गाना शुरू किया, इट वॉज रेनी सीजन. कम से कम नहीं तो 5 लाख छतरियाँ खुल के गाना सुन रहे थे, इंक्लूडिंग द VIPs, एंड दे डिडंट मूव. हिला नहीं कोई हिला नहीं. और मैं ये समझना चाहूँगा कि जब तब सिंगर्स गाते थे तो कि लड़कियाँ तभी भी अट्रैक्ट होती थी, किस करने आती थी. ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट उदित नारायण जी. उदित नारायण जी ने किस किया वो तो ठीक किया, लेकिन गलत जगह पे किया. गाल पे कर देता, लेकिन कईयों को किया. मतलब हर वो पूरा वीडियो भी है कि वो फैन आए जा रहे हैं. दैट्स एन ओल्ड वीडियो ना. नहीं 2 साल पहले का है शायद. नहीं रिसेंट वीडियो था. बट आई डोंट ब्लेम एनीबडी. अभी लड़की भी तो आई है सामने. हाँ मतलब तो आपने आदमी के ऊपर क्यों दारोमदार डाल दिया कि भाई तुमने क्यों किस किया. अब आपकी थाली में लड्डू सच के आएंगे तो फिर आप क्या खाएंगे नहीं उसको. दैट्स नॉट फेयर. जस्ट बिकॉज ही इज उदित नारायण यू आर सेइंग व्हाई डिड यू किस. अरे भाई, एंड यू आर इन, बाय द वे पहली बात तो स्टेज शो करना ना, it is a different emotion altogether. You are so excited, the audience is giving you so much, you are in a different high. And उस हाई में, जैसे कि आप नशे में होते हैं ना, उस हाई में आप कभी कभी ऐसे डांस के स्टेप कर देते हैं, आपको पता नहीं कि आप ऐसा डांस भी कर पाते हैं, कि कर पाएंगे. यू डू सो मच. आपके कुछ नोट्स ऐसे निकलते हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसे निकलते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग. एंड आई नो कि बहुत सारी औरतें मुझे ट्रैश करेंगी या ट्रोल करेंगी कि भाई आप दिल से, अरे व्हाट इज शी थिंकिंग. तो आप आदमी को क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई. आप खुद भी तो देखो आप क्या कर रहे थे. मैं समझता हूँ वो स्टेज का हाई जो था, बहुत आदमी एक्साइटेड. एंड एट दैट टाइम यू सो मेनी पीपल आर गिविंग यू एडुलेशन, एडमिरेशन. और वो लड़की आई, उन्होंने किस कर दिया, ठीक है, आपको आना नहीं चाहिए था अगर आपको. एंड उस लड़की ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया. किसी ने उठा के कुछ, कोई बोल रहे हैं लोग कि उनको पद्म भूषण या कुछ मिलने वाला था, तो इसीलिए कुछ राइवल लोगों ने उनका वो ये वीडियो 2 साल पहले वाला डाला. ऐसे सुनने में आया है. मैम अब मुझे जानना है कि जब मैं आपकी जर्नी ऑब्जर्व कर रहा था, आपके पॉडकास्ट देखे मैंने, और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ कि आपने दोबारा से यू स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद पीपल. मैंने आपका कल ही पॉडकास्ट देखा विद मिस्टर राजा मुराद जी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे लेजेंड्स आर कमिंग बैक नाउ. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि पॉडकास्ट का आइडिया कैसा है आपको, क्यों हमारी रोजी रोटी पे आप लात मार रहे हैं. नहीं, आप जैसे लोगों को तो सपोर्ट मिलेगा हमको. आप हमारी पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और बिकॉज इट्स अ बिग ओपन फील्ड. सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल इंटरनेट देयर इज नो कंपटीशन. देयर इज जॉनर. यू हैव न्यूज़ का जॉनर, यू हैव कॉमेडी, यू हैव दिस. सो सबके लिए आई बॉल्स हैं. और ऐसा नहीं कि एक आदमी मेरा पॉडकास्ट देख रहा है तो आपका नहीं देखेगा, या रविश कुमार का नहीं देखेगा, या सोहित मिश्रा का नहीं देखेगा, या फिर रेड माइक नहीं देखेगा. सब देख रहे हैं. उनकी 24 घंटे में जितना टाइम मिलता है, जो इंगेज करता है उनको ज़्यादा वो देखेंगे. अब हो सकता है सेलिब्रिटीज़ जब आते हैं तो उनके बारे में सुनना भी, कुछ लोगों को पुरानी बात, जैसे आप दोनों यंग बच्चे, आपको भी पुराने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने का शौक़ है. बट व्हाई डिड आई गेट बैक टू पॉडकास्ट. सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बिफोर सत्यमेव जयते मैंने एक टॉक शो किया था, और वो टॉक शो का नाम था स्ट्राइवर्स एंड अचीवर्स. वो उसके बारे में था जो लोग अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ हीरोज़ हैं. मतलब मुश्किलों से, बाधाओं से जूझ कर वो कैसे जी रहे हैं, और कैसे उन्होंने अच्छा किया है अपने लिए. DD1 का शो था मैम. ये DD मेट्रो पे आता था. मेट्रो. करण थापर जी का शो उसके बाद में आता था, पहले मेरा आता था. तो वो 8-9 महीने चला DD मेट्रो पे. एंड पीपल यूज्ड टू अप्रिशिएट इट. बट दैट टाइम देयर वाज नो social media and also publicity. You had to do publicity, like, pay for publicity. And I did not have that kind of money to, though I had Mudra Communications, which was Reliance ka, they had supported me. Dilip Piramal Industries had supported me, but that was a limited support. तो वो शूट किया हमने, एंड बहुत अच्छी तरह से शूट किया. तो सबसे पहले मैंने वहाँ से शुरू किया. तब मुझे लोग कहते थे, जो जैसे तरन आदर्श हमारे दोस्त थे, जो भी थे, से द न्यू ओपरा विनफ्री ऑफ इंडिया.
सो ओपरा विनफ्री की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड आई स्टिल वॉच हर पॉडकास्ट. सो देन आई wanted to connect, but obviously अब मैंने फिर क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया. लाइव करती थी और मैं टॉपिक्स के साथ करती थी. फिर अपने वेबसाइट, मतलब अपना चैनल जब मैंने शुरू किया 2011 में शुरू किया था तब, तो मैं सोशल इश्यूज़, आप अगर आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस कोविड के टाइम के, कोविड से पहले, या जैसे कोई प्रेस में बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है किसी चीज़ के, तो मेरा व्यूज़ या मेरे डिबेट में डाल देती थी. उस टाइम वो लोग लिंक नहीं देते थे ना, आप खुद, मतलब आई टू गेट CD बनवा के, वो जो एक गोल्ड स्टार और न्यूज़ ट्रैक करके कोई कंपनी होती थी, वो सारे CDs आपको बनाए. तो मैं, क्योंकि एक तो मैं सेंसिटिव बातें बोलती हूँ, तो मुझे उसका रिकॉर्ड भी चाहिए था कि भैया कल को कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, बोले क्या कल को मेरे पर कुछ नहीं किया आपने, ऐसा ऐसा बोला, तो आई हैव द रिकॉर्ड ऑफ इट. तो मैंने ये टॉक, लोगों के साथ बात करना, ऑडियंस के साथ या मेरे फैंस के साथ बात करना मेरी पुरानी आदत है. और मैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अपने आप खुद हैंडल करती हूँ. अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मेरा बेटा और एक हमारे चैनल मैनेजर हैं उनको दिया है, तो वो लोग करते हैं और ऑफकोर्स मेरा भी इनपुट रहता है. सो आई डिसाइडेड टू डू दिस पॉडकास्ट बिकॉज कोविड के टाइम मैंने लाइव शुरू करना शुरू किया था, जब मुझे लगा लोग बहुत डिप्रेस थे, बात करने के लिए कोई नहीं था, लोग अपने परिवार से दूर थे, कुछ लोग के फादर मदर दूर रहते थे, वो गुजर गए थे, उनकी बॉडी तक देखने नहीं जा पा रहे थे. इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. और तब मुझे लगा कि मुझे कनेक्ट करना चाहिए. मैं कोविड के टाइम पे बहुत सोशल वर्क कर रही थी, लोगों को ट्रेन पे बिठाना, उद्धव ठाकरे से बात करके, उनके ऑफिस से बात करके ट्रेन लगवाना, बिहार यूपी जाने के लिए. हालांकि वो लोग वहाँ रोकते थे ट्रेन्स को, हम नहीं आने देंगे, बट हमारी सरकार यहाँ से, महाराष्ट्र की सरकार पूरी कोशिश कर रही थी लोगों को खाना बांटना. जोमेटो के साथ हमारा फीडिंग इंडिया कैंपेन हुआ था. हम एक बार 3-4 हज़ार फैमिलीज़ को फूड बांट रहे थे, क्योंकि हम लोग BMC स्कूल्स में काम करते हैं, तो हमारे पास वो इनकैचमेंट था. जो लोग, क्योंकि BMC स्कूल्स के जो माँ बाप थे वो या तो डेली वेज अर्नर्स थे या उन सब के पास कोई काम नहीं था. तो ऐसे हमने बहुत काम किया. और उस दौरान हमने देखा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं रोई थी. उसके बाद रोड पे मैं खाना बांट के वापस आ रही थी गाड़ी में, और एक लड़का, आदमी और उसकी बेटी, वेरी नाइस, अच्छे खासे कपड़ों में, फ्रॉम अ गुड फैमिली. दैट मैन सेड, कैन यू गिव मी सम मनी फॉर माई चाइल्ड्स मिल्क, स्पीकिंग इन इंग्लिश. एंड ही सेड, बट डोंट टेक अ वीडियो. और आई सेड, नो, आई डोंट टेक वीडियो एंड फोटो. तो ही सेड, आप, हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, तभी हमने किसी का वीडियो नहीं डाला कि ये इसको हम दे रहे हैं उसको दे. बिकॉज दैट्स, उस वक्त ना लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट इतने लो पे था कि दे वर लाइक फीलिंग सो डीमोरलाइज. वहाँ से मैंने शुरू किया था लाइव करना इंस्टाग्राम पे. और हाँ, उस टाइम मुझे ना अपलोड करना, उसको कुछ तो मैंने किया भी है. सो वहाँ से कनेक्ट करना शुरू किया. फिर इस बीच में मैं लॉ की पढ़ाई की, लॉयर बन गई, प्रैक्टिस शुरू किया. अभी पिछले साल पूरे साल दिल्ली में थी, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस की ट्रेनिंग कर रही थी. एग्ज़ाम भी दिया जिसमें फ़ेल हो गई 7 मार्क्स से. उसके बाद वापस जब आई तो मैंने कहा नहीं, अब बिकॉज मेरा बहुत दिनों से, मेरे बच्चे भी कह रहे थे, मम्मा आप इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं. बिकॉज यूज्ड टू सी द लाइव्स जिसमें लोग बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा नहीं यार, इसका कुछ करना पड़ेगा. आई हैव सो मच टू से, सो मच टू हियर, so much to share, and that's why I started the podcast. और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पहले कुछ पॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्ड किए उसमें सारे दोस्तों ने मतलब दिल खोल के मेरा साथ दिया, आए हैं और दिल खोल के बातें की हैं, क्योंकि उनके बारे में मैं जानती हूँ. मैंने ऐसी किसी को नहीं पकड़ के बुला लिया, जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जिससे मेरा संपर्क रहा है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि दुनिया को उनके बारे में जानना चाहिए. और अगर ऑडियंस को पॉडकास्ट सर्च करना हो तो एक बार बता दीजिए कि किस नाम से क्या सर्च करना तो है. मेरा यूट्यूब चैनल जो है कुनिका सदानंद, उस नाम से है. और मेरे पॉडकास्ट का नाम है गुफ्तगू विथ के इज़ KAY. सो मैं अपने सारे प्यारे ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे फैंस हैं, वेल विशर्स हैं, कि मैंने आज एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट किया है हर्ष और दिनेश के साथ. आप उसे प्लीज़ फॉलो करें और हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि हमने कुछ सही किया या कुछ गलत किया, या मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे, या इनके क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगे. तो इंटरैक्ट कीजिए, हमको अच्छा लगता है. एक आवन जावन रहना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.